मैंने सबसे बेकार काबिलियत जागृत की है। रैंक एफ वाटर स्पार्क। यह बस किसी के होंठ गीले कर सकती थी। मेरे सहपाठियों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझे डेड वेट नाम दिया। इसलिए जब लड़ाई होती है तो वे बिना सोचे समझे मुझे आगे धकेल देते हैं। चारा, यही मेरी भूमिका है। लेकिन अगले ही पल वह चारा सबको चीरने लगता है क्योंकि मेरे पास है एसेंशन सिस्टम। यह वजूद की सबसे बेकार काबिलियत को लेकर उसे ट्रिपल एस प्लस में बदल देता है। समुद्री देवता का प्रकोप। हवा का एक झोंका इस वीरान स्टील मिल में जंग की दुर्गंध ले आता है। एक हाथ जोर से मेरी पीठ पर पड़ता है। मैं 2 कदम लड़खड़ाकर आगे बढ़ता हूँ। पैरों के नीचे कंकड़ बिखर रहे हैं। मैं खुद को संभालता हूँ, अपनी घिसी पिसी स्कूल यूनिफॉर्म झाड़ता हूँ और सामने फैक्ट्री के काले खुले हुए मुंह को देखता हूँ। अंधेरे के भीतर लोमड़ियों के गुर्राने की आवाजें आ रही हैं। कम से कम 1 दर्जन जानवर घात लगाए बैठे हैं। डेडवेट जैसी काबिलियत तो चारे के काम आती है। रेक्स की सुस्त आवाज मेरे पीछे से आई। जॉन शो में जिन परिवार का वह जवान लड़का अपने लाल स्टॉफ को किसी खिलौने की तरह घुमा रहा है। कांटों के बीच नाचती आंख की लपटें उसके मुंह के कोने पर बनी उपहास भरी मुस्कान को उजागर कर रही हैं। सब अपनी जगह ले लो, आंखें खुली रखना। कमजोर लोगों का यही असर होता है। दर्जनों असेसमेंट छात्र सुरक्षा घेरे के पीछे खड़े होकर देख रहे हैं। कुछ सहानुभूति के साथ तो कुछ राहत के साथ। राहत की जिसे आगे धकेला गया है वो वे नहीं है। बेचारा रैंक एफ वाटर स्पार्क एक ऐसी काबिलियत जो बस थूकने के काम आती है। डेड वेट, जागृति समारोह में सबसे आखिरी रैंक। उसे सीधे चारे वाली यूनिट में फेंक दिया गया। यह यूनिट सिर्फ एक मकसद से बनी है, तोप का चारा। इसमें चुने जाने का मतलब है कि आप बदकिस्मत हैं। चारों तरफ से फुसफुसाहटें मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैं उन सबको अनसुना कर देता हूं। मैं अपनी जेब में हाथ डालकर एक जंग लगा सिक्का निकालता हूं। बरसों से इस्तेमाल होने के बाद भी उसके किनारे चिकने नहीं हुए थे। मैं उसे उछालता हूं, पकड़ता हूं, फिर उछालता हूं। मेरी नजरें फैक्ट्री के अंधेरे दरवाजे पर नहीं हैं। वे मेरे सामने तैर रहे हल्के नीले पारभासी पैनल पर हैं। एसेंशन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। वर्तमान प्रगति 99%। पूरा 1 महीना हो गया। जागृति समारोह में रैंक एफ मिलने के बाद से यह पैनल मेरी नजर के ऊपरी दाहिने कोने में टिका हुआ है। हर बार जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है या मुझे रौंता है तो यह प्रोग्रेस बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। 1 महीने की जिल्लत और अपमान ने 99% पूरा कर लिया है। बस थोड़ा और मेरे होंठ हल्के से मुड़ते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रेक्स। अंदर वो गैलविंड भेड़ियों का झुंड है। यह तुम्हारे चमकने का मौका है। रेक्स अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। वह मेरे हाव भाव नहीं पढ़ पा रहा। भेड़ियों की मांद में धकेला जाने वाला एक फालतू इंसान। उस जैसे शख्स को ऐसा नहीं दिखना चाहिए। बहुत ज्यादा शांत, इतना शांत कि रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन उसकी घबराहट आधे सेकंड से भी कम टिकती है। उससे पहले ही उसका अहंकार उसे पूरी तरह दबा देता है। बस एक रैंक एफ जो मुश्किल से पानी की कुछ बूंदे भी नहीं निकाल सकता। चाहे वो कितना भी शांत क्यों ना दिखे, वो कुचलने ही वाला है। वक्त बर्बाद मत करो, अंदर जाओ। रेक्स की तरफ से अत्यधिक तिरस्कार महसूस हुआ। शॉक पॉइंट्स 10 बढ़े। पैनल पर नंबर बढ़ गया, लेकिन 99% वाला आंकड़ा टस से मस नहीं हुआ। मैं थोड़ी भौहें सिकोड़ता हूं। 10 पॉइंट्स और मिल गए। फिर भी बार पर कोई असर नहीं। मैं पैनल के नीचे लिखे छोटे ग्रे अक्षरों को पढ़ता हूं। एक्टिवेशन के लिए कुल 10,000 शॉक पॉइंट्स की जरूरत है। वर्तमान कुल 9,910। अभी भी 90 पॉइंट्स कम है। तो वो सिर्फ थोड़ा सा नहीं था, वो 90 पॉइंट्स थे। बार राउंडिंग की वजह से 99% दिखा रहा था। अभी कमाए 10% जोड़ने के बाद भी ये 9,910 ही हुआ। कैप तक पहुंचने के लिए अभी 90 और चाहिए। पिछले महीने के हिसाब से साधारण तिरस्कार से सिर्फ 1 से 5 पॉइंट्स मिलते हैं। रेक्स जैसे अमीर घमंडी के अत्यधिक तिरस्कार से 10 मिले। 90 पॉइंट्स बाकी हैं। सिर्फ अपमान सहकर तो मुझे 10 और झटके लगेंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग सच में दंग रह जाएं? मैं हाथ में सिक्का उछालता हूं। मेरी नजरें फैक्ट्री के अंदर चमक रही उन दर्जनों भेड़ियों की पीली आंखों पर टिकती हैं। मेरे होठों पर एक धीमी समझदार मुस्कान उभरती है। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? रेक्स के गुर्गों में से एक मुझे फिर धक्का देता है, इस बार जोर से। मैं विरोध नहीं करता। मैं मोमेंटम को खुद को आगे ले जाने देता हूं। फैक्ट्री में कदम रखते हुए मेरे कदमों की गूंज इस वीरान खंडहर में ठंडी और खोखली सुनाई देती है। ऊपर टूटी हुई छत की दरारों से पीली मुर्दा रोशनी छनकर फर्श पर गिर रही है। जंग लगी लोहे की पटरियों के बीच हवा में किसी सड़न की बदबू है। हर दिशा से खतरे बढ़ रहे हैं। अंधेरे में 10 से ज्यादा हरे भेड़िए अपनी आंखें चमकाते हैं। एक अकेला टियर 1 गैलविंड भेड़िया बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन एक संगठित झुंड, अगर एक टियर 2 वेकनर भी अकेला पकड़ा जाए तो वो खून से लथपथ ही बाहर निकलेगा। रेक्स अपनी टीम को किनारे से ऊंची जगह पर ले जाता है। अपना स्टॉफ फर्श पर पटकता है और आग का एक स्तंभ गरजते हुए उठता है, ढहती हुई दीवारों को रोशन करते हुए। सब आ गए। रेक्स संतुष्ट होकर मुस्कुराता है। वह मुझे देखता है जो पूरे झुंड के निशाने पर हूं। घबराओ मत, वहीं खड़े रहो, हिलना मत। एक अच्छे चारे की तरह बने रहो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया रेक्स। मैं ठंडी लोहे की दीवार के सहारे टिक जाता हूं। आवाज पूरी तरह ईमानदार। पहला गैलविंड भेड़िया चलता है। एक ग्रे धब्बा बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है, हल्की हरी हवा के ब्लेड में लिपटा हुआ।
सीधा मेरे गले की तरफ। गति खौफनाक है। मैं भागता नहीं, न ही हाथ उठाता हूं। मैं बस हल्का सा सिर झुकाता हूं और छलांग लगाते भेड़िए के परे एक अंधेरे कोने को देखता हूं। वहां कोई मौजूद है जिसे बहुत सावधानी से छिपाया गया है। बस एक हल्की सी हलचल, जानवर नहीं, एक इंसान, और वो भी बहुत ताकतवर। मैं अपना ध्यान वापस लाता हूं। भेड़िए के पंजे मेरे गले से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। मेरी दाहिनी तर्जनी उंगली उठती है, बस थोड़ी सी। मेरी उंगली के पोर पर पानी की एक नन्ही सी बूंद बनती है। बेअसर। रैंक एफ। यह बिना किसी आवाज के निकलती है। बिजली की गति से भेड़िए की दाहिनी आंख के आंसू नलिका को सटीक निशाना बनाती है। भेड़िए का सिर एक तरफ झटके से मुड़ जाता है। अचानक अंधा कर देने वाले दर्द का एक झटका, और उसकी खोपड़ी मेरे पीछे लोहे की दीवार से जोर से टकराती है। बेहोश। मौके पर ही यह सब 1 सेकंड से कम में हो गया। अंधेरे में वो छुपी हुई शख्सियत अचानक कांपती है। मेरी सुनने की शक्ति तेज है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। एक हल्की मुस्कान मेरे होठों पर आती है। पैनल के नंबर चुपचाप बढ़ रहे हैं। डिंग। अनजान ऑब्जर्वर से हल्की हैरानी महसूस हुई। शॉक पॉइंट्स 5 बढ़े। वर्तमान कुल 9,915। 10,000 से 85 कम। काफी नहीं, पर यह ठीक है। मैं रैक्स की तरफ देखता हूं जो खुशी खुशी चीजें जला रहा है। असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। अब तक रैक्स ने तीसरा गैलविंड भेड़िया गिरा दिया है। वह मुझे वापस देखता है। मैं अभी भी दीवार के सहारे चुपचाप खड़ा हूं और उसकी आंखों में कुछ काला चमकता है। वह धीमी आवाज में अपने बगल वाले गुर्गे से कुछ बुदबुदाता है। वो गुर्गा सिर हिलाता है। वह अपनी जैकेट में हाथ डालता है और एक छोटी सी बंद शीशी निकालता है। कांच पर एक खोपड़ी बनी है। बीस्ट ल्योर पाउडर। जानवरों को भड़काने के लिए बनाया गया गैर कानूनी चीज। रैक्स होंठ चाटता है। नजरें मुझ पर टिकी हैं। यह कभी सिर्फ मुझे चारा बनाने के बारे में नहीं था। उसे असल में वो सिक्का चाहिए। मेरे माता पिता द्वारा छोड़ा गया वो पुराना सिक्का, जिन परिवार के खुफिया नेटवर्क ने इसकी पुष्टि कर दी थी। उस सिक्के के अंदर एक बहुत ही अजीब ऊर्जा का हस्ताक्षर सील है। एक रैंक एफ डेडवेट के पास ऐसी चीज क्यों होनी चाहिए? अच्छा है कि उसे इस दुनिया से ही गायब कर दिया जाए। रैक्स अपने गुर्गे को इशारा करता है। गुर्गा बिना आहट किए मेरे पीछे घूमता है। मैं दीवार के सहारे टिका रहता हूं, बेफिक्र होकर सिक्का उछाल रहा हूं। वह हवा में एक स्मूथ आर्क बनाता है। उसकी जंग लगी सतह आग की रोशनी को पकड़कर चमक रही है, बस एक पल के लिए। एक हल्की नीली चमक के साथ जिसका जंग से कोई लेना देना नहीं। एक पल में गायब। किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरी गैलविंड भेड़िया आग में समा गया। रेक्स अपना स्टॉफ रखने का दिखावा करता है और भीड़ दौड़कर वहां पहुंचती है। रेक्स, तुम कमाल के थे। रैंक ब्लेज। यह है असली ताकत। एक जीनियस ऐसा ही दिखता है, कुछ लोगों की तरह नहीं। यह तंज मुझ पर है। नजरें मुझे तिरस्कार से देख रही हैं। मैं बेहोश गैलविंड भेड़िए के पास बैठा हूं, असली उत्सुकता के साथ उसके कान को छेड़ रहा हूं। रेक्स चिंता का चेहरा बनाकर पास आता है। ऐश, वो बहुत डरावना रहा होगा। भेड़िए ने तुम पर इतनी तेज हमला किया, मैं वक्त पर पहुंच नहीं पाया। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मैं ठीक हूं रेक्स। मैं खड़ा होकर अपने घुटने झाड़ता हूं। भेड़िया बहुत तेज भाग रहा था, दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। शायद नजर कमजोर है। वक्त पर रुक नहीं पाया और बेहोश हो गया। रेक्स कोई जवाब नहीं देता। उसे परवाह नहीं। एक टियर, एक गेल विंड वुल्फ। किस्मत से बच भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? असली चाल तो अभी बाकी है। रेक्स अपनी आवाज धीमी करता है और आदेश देता है, 5 मिनट का आराम, फिर हम कोर जोन की तरफ बढ़ेंगे। वो बोल रहा है और उसका एक गुर्गा चुपके से मेरे पीछे आ गया है। उसने उंगलियों से सिरेमिक स्टॉपर को पकड़ा और आवाज किए बिना उसे घुमाकर खोल दिया। रंगहीन गंधहीन पाउडर का एक बादल खामोशी से नीचे गिरता है, ठीक मेरे कॉलर के अंदर चिपक जाता है। बीस्ट ल्योर पाउडर, रंगहीन गंधहीन। लेकिन मुझे इसकी भनक लगी गई। एक हल्की, बीमार कर देने वाली मीठी सी महक, पुरानी ऊर्जा और मिनरल का अवशेष। मैंने अपनी नजरों के कोने से उस गुर्गे को हाथ पीछे खींचते हुए देख लिया। फिर मैंने रेक्स का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर नकली चिंता साफ झलक रही थी। सब कुछ एकदम साफ था। पैनल चुपचाप करंट नंबर के साथ तैर रहा था। साधारण नफरत से अब यह हिलता भी नहीं। लेकिन क्या हो अगर आगे कुछ ऐसा हो जो वाकई चौंकाने वाला हो? मैं खामोश रहा। मैंने उसे बेनकाब नहीं किया। मैं बस ग्रुप के साथ कोर जोन की तरफ बढ़ गया, चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही घबराहट ओढ़े हुए। 30 मीटर दूर नोवा एक स्टील बीम पर दुबक कर बैठी है। उसका काला कोट हवा में हल्का सा हिल रहा है। वह मिलिट्री की गुप्त असेसमेंट ऑब्जर्वर है। जिस पल मैंने उस वुल्फ की आंख में पानी की बूंद मारी और उसे अंधा किया, उसने वो सब देख लिया था। नोवा ने इस जानकारी को नोट कर लिया, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। असल में वह रेक्स पर नजर रखे हुए है। बीस्ट ल्योर पाउडर, उसने उसकी महक पकड़ ली है। स्टूडेंट असेसमेंट में मिलिट्री का प्रतिबंधित सामान, यह अकेला कारण जिन परिवार को तबाह करने के लिए काफी है। लेकिन वो अभी कोई कदम नहीं उठा रही। वो देखना चाहती है कि रेक्स किस हद तक जा सकता है, और वो ये भी देखना चाहती है कि घिर जाने पर मैं क्या करता हूँ। क्या मैं टूट कर भीख मांगूंगा, या फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा जो उसने सोचा भी न हो? फैक्ट्री के अंदर कोर जोन खुलता है। जमीन पर पंजों के भारी निशान हैं। ऐसा कोई वुल्फ नहीं कर सकता। हर निशान आधे मीटर से ज्यादा चौड़ा है और किनारों की स्टील प्लेट्स ऐसे मुड़ी हुई हैं जैसे टिन फॉयल हो। गुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए हैं।
रेक्स, ये निशान तो सिर्फ टीयर 2 या उससे ऊपर का बीस्ट ही छोड़ सकता है ना? तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा बस कुछ टीयर 2 बीस्ट होंगे, मैं अकेले उन्हें संभाल सकता हूं। ये कहते हुए भी उसकी नजरें जानबूझकर मेरे कॉलर के पिछले हिस्से पर घूम रही हैं। बीस्ट ल्योर पाउडर को असर दिखाने में 15 मिनट लगते हैं। जल्द ही मेरी महक एक सिग्नल फ्लेयर की तरह काम करेगी, जो 3 मील के दायरे में मौजूद हर बीस्ट को सीधे मेरी तरफ खींचेगी। और इस हंगामे में एक रैंक एफ का बोझ खत्म हो गया तो किसे परवाह होगी? रेक्स मन ही मन गिनती कर रहा है, उसकी मुस्कान और ज्यादा सुकून भरी होती जा रही है। वो ये नहीं जानता कि 7 मिनट बीतने पर मेरी गणना उससे कहीं ज्यादा सटीक है। कोई भी टीयर 2 बीस्ट अभी तक सामने नहीं आया है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, इस इलाके में वाकई कोई टीयर 2 बीस्ट नहीं है। दूसरा, यहाँ कोई और भी खतरनाक शिकारी मौजूद है और कोई टीयर 2 बीस्ट उसके इलाके में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जमीन पर उन आधे मीटर गहरे निशानों को देखता हूँ, फिर ऊपर छत में बने अजीब छेदों की तरफ। यह किसी कुदरती ढाव का आकार नहीं है। कुछ बाहर से उस छत को तोड़कर अंदर आया है और तभी से यहां रह रहा है। मेरी धड़कन 62 बीट्स प्रति मिनट पर स्थिर है। जमीन कांपने लगी है, बस मामूली सा। यह आवृत्ति इतनी धीमी है कि महसूस भी नहीं होती, जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल दिल धड़क रहा हो। गुर्गों को अभी तक भनक भी नहीं लगी। रेक्स अभी भी किसी से हंसकर बात कर रहा है, लेकिन मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं। कंपन कहीं दूर से नहीं आ रहा, यह सीधे मेरे पैरों के नीचे से आ रहा है। मैं लोहे की 2 पटरियों के बीच के अंधेरे में देखता हूं। अंधेरे में 2 गहरी लाल रोशनी की बिंदु जल उठती हैं, जैसे धधकते अंगारे की 2 लोहे की गेंदें। वो आंखें हैं। मैं ऊपर देखता हूं, एकदम शांत स्वर में, रेक्स, मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पाउडर इस्तेमाल कर लिया। रेक्स का चेहरा सफेद पड़ गया। स्टील का फर्श फट पड़ा। जमीन के बीचों बीच एक विशाल दरार फट गई। चट्टान के टुकड़े और रेल के अवशेष हवा में उछल गए। एक छोटी ट्रक के आकार का ग्रे टाइटन जमीन की दरार से बाहर निकला। एक आयरन हाइड राइनो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 5 सेकंड के भीतर 12 आयरन हाइड राइनो फर्श तोड़कर बाहर आ गए। उन सबकी नजरें मुझ पर टिकी हैं, या यूं कहें मेरे कॉलर से आ रही बीस्ट ल्योर पाउडर की महक पर। गुर्गों के होश उड़ गए हैं। वे घबराहट में पीछे भाग रहे हैं। आग की रोशनी में रेक्स का चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया है। उसने ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 टीयर 2 बीस्ट की उम्मीद की थी, हंगामे का फायदा उठाकर मुझे रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन 12? यह फायदा उठाने वाला हंगामा नहीं है। यह एक ऐसा मौत का जाल है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। सब पीछे हटो। रेक्स दहाड़ते हुए अपना स्टाफ जमीन पर मारता है। आग की एक दीवार खड़ी हो जाती है, जो कुछ पल के लिए आयरन हाइड राइनो के हमले को रोक देती है। चलो, वो मुड़कर भागता है। कुछ कदम बाद पीछे मुड़कर देखता है। रुको, रेक्स और उसकी टीम गलियारे में गायब हो जाते हैं। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं है। मैं भागता नहीं हूं। मुझे शॉक पॉइंट्स चाहिए। मुझे एक ऐसा प्रदर्शन चाहिए जो इतना धमाकेदार हो कि मायने रखे। मेरे दर्शक 30 मीटर दूर उस स्टील बीम पर हैं। वह गुप्त मौजूदगी अभी भी वहीं है। और अब जब आयरन हाइड राइनो फर्श पर हैं, तो उस मौजूदगी की हलचल बढ़ रही है। जो कोई भी है वो तनाव में है, तय नहीं कर पा रहा कि दखल दे या नहीं। बस हो गया। मैं अपनी उंगलियां फैलाता हूं। मेरी नजरें तेजी से पूरे इलाके का जायजा लेती हैं। जंग लगी पटरियां, गिरे हुए सपोर्ट कॉलम, आधी ढही छत। रेल की सतह पर बरसों की जंग जमी है, घर्षण न के बराबर है। सपोर्ट कॉलम पहले ही आयरन हाइड राइनो के आने से हिल चुके थे, बस टिके हुए हैं। छत के छेद झुंड के रास्ते के ठीक बाईं ओर हैं। मलबा किसी भी पल गिर सकता है। रैंक एफ वाटर स्पार्क बैक। अधिकतम पानी का आउटपुट लगभग 200 मिलीलीटर। 12 आयरन हाइड राइनो सामने से। ये उन्हें गुदगुदी भी नहीं करेगा। लेकिन मेरी योजना कभी सामने से लड़ने की थी ही नहीं। फायरवॉल गिर जाती है। सभी 12 आयरन हाइड राइनो एक साथ हमला करते हैं। लोहे जैसे खुर जमीन को तोड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं पीछे नहीं हटता। मैं दाहिने कदम बढ़ाता हूं, ठीक एक गिरे हुए स्टील फ्रेम पर। फिर मैं दौड़ता हूं, दूर नहीं, झुंड की तरफ। रेल के किनारे किनारे हर कदम मिलीमीटर तक मापा हुआ है। उसी समय मेरी उंगलियों से पानी की बूंदें रिसती हैं। मेरी पूरी ऊर्जा एक साथ बाहर निकल आती है, प्रोजेक्टाइल के रूप में नहीं, एक कोटिंग की तरह। बूंदें पानी की एक पतली परत में फैल जाती हैं, जिसे झुंड के रास्ते में रेल के 3 हिस्सों पर ठीक से बिछा दिया जाता है। लगभग अदृश्य सतह पर बस एक हल्की सी चमक, लेकिन यह काफी है। पहले आयरन हाइड राइनो का खुर उस रेल पर पड़ता है जो पहले से ही जंग खाकर चिकनी थी, और अब पानी की परत भी उस पर लग चुकी है। घर्षण शून्य के करीब पहुंच जाता है। पूरी रफ्तार में 3 टन का आयरन हाइड राइनो अचानक अपना संतुलन खो देता है। उसका शरीर एक तरफ लचक जाता है। उसकी अपनी गति उसे एक बेकाबू तोप के गोले में बदल देती है, सीधे पास के कांपते हुए सपोर्ट कॉलम की तरफ। कॉलम अपनी जड़ से उखड़ जाता है। उससे जुड़ी छत की बीम भी साथ में ढह जाती है। ऊपर से टनों स्टील गिर पड़ा। पीछे से आ रहे दूसरे और तीसरे आयरन हाइड राइनो चेन रिएक्शन का शिकार हो जाते हैं। चौथा राइनो पानी वाले दूसरे हिस्से से टकराता है। पांचवां और छठा उसके पीछे, वे एक दूसरे से टकराकर उलझ जाते हैं। बाकी राइनो अपने ही झुंड के मलबे में फंस गए हैं। बख्तरबंद शरीरों के आपस में टकराने की आवाज पूरी फैक्ट्री में गूंज उठती है।
टियर 2 आयरन हाइड राइनो की पूरी टुकड़ी 12 की संख्या में 200 मिलीलीटर पानी ने ध्वस्त कर दी। साय में उस स्टील बीम पर नोवा अपनी पूरी लंबाई में खड़ी हो गई है। अपनी तलवार की मूठ को पकड़े उसके हाथ की उंगलियां सफेद पड़ गई हैं। उसके होंठ हल्के से खुल गए हैं। उसकी पुतलियां सिकुड़कर छोटी हो गई हैं। मैंने ये एक रैंक एफ वाटर स्पार्क से किया। ये लड़ाई नहीं है, यह बड़े पैमाने पर युद्ध क्षेत्र का नियंत्रण है। उस पल में उसके अंदर जो भावना दौड़ती है वह हल्की हैरानी नहीं है, यह जबरदस्त न रुकने वाला सदमा है। पैनल पर नंबर पागल हो रहे हैं। अज्ञात प्रेक्षक द्वारा अत्यधिक सदमा महसूस किया गया। शॉक पॉइंट्स 80+। वर्तमान कुल 9,995। 10,000 से 5 अंक कम। मेरी नजरें घूमती हैं। वो रेक्स की आंखों से मिलती हैं। रेक्स, तुम्हारा बैकअप कहाँ है? मैं मुस्कुराता हूं। रेक्स के होंठ कांप रहे हैं। उसका दिमाग ये स्वीकार करने से इनकार कर रहा है कि वो क्या देख रहा है। तुमने ये कैसे? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। जमीन फिर से कांपती है। इस बार ये दूर से नहीं है। स्रोत सीधे नीचे है या फिर उस उलझे हुए राइनो के मलबे के नीचे। और भी गहरा। फर्श की दरारों से लाल द्वेषपूर्ण ऊर्जा की एकदम घोंटने वाली लहर बाहर निकलती है। छत का आखिरी बचा हुआ हिस्सा अंदर से एक विशाल लाल हाथ द्वारा तोड़ दिया जाता है। मलबे की बारिश धुएं के बीच से ऐसे हो रहे जैसे कोई तूफान हो। छत के छेद से एक विशाल काली आकृति नीचे गिरती है। वो फर्श पर गिरती है और झटके से सब लोग लड़खड़ा जाते हैं। 5 मीटर लंबा। इसका पूरा शरीर गहरे लाल खुरदरी खाल से ढका हुआ है। लाल आंखें बिना पुतलियों की शुद्ध द्वेष के अलावा और कुछ नहीं। टियर 3 एपेक्स लॉर्ड बीस्ट द ब्लड रेज एप रेक्स का स्टाफ उसके हाथ से फिसल जाता है। उसमें इतना साहस भी नहीं कि वो झुककर उसे उठा सके। ब्लड रेज एप नीचे देखता है। उसकी लाल आंखें पूरे कमरे का चक्कर लगाती हैं। फिर वो हाथ बढ़ाता है और सबसे नजदीकी गुर्गे को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। चीखने तक का मौका नहीं मिला। उंगलियां बंद हो जाती हैं। सुनहरी धुंध का एक विस्फोट। रेक्स को आखिरकार अपनी आवाज वापस मिल गई। एक बेतरतीब टूटी हुई चीख। मैं 15 मीटर दूर खड़ा हूं। धड़कन अभी भी 62 बीट्स प्रति मिनट पर है। सिक्का मेरी उंगलियों के बीच घूम रहा है। एक हल्की नीली रोशनी चमकती है। ऐप की नजरों का ताला मुझ पर लग गया है। वो किसी को संभलने का मौका नहीं देता। वो दूसरे गुर्गे को पकड़ता है और उसे पटरियों पर दे मारता है। 2 पटरियां टूट जाती हैं। उसका शरीर बेजान हो जाता है। बाकी बचे 2 गुर्गे आखिरकार हिम्मत हार कर भागने लगते हैं। ब्लड रेज ऐप अपना सिर घुमाता है। वो बाईं ओर वाले को चुनता है। एक कदम 15 मीटर का फासला तय कर लेता है। विशाल हाथ नीचे आता है। जमीन 2 मीटर गहरी धंस जाती है। वो मुड़ता है। वो लाल आंखें रेक्स पर टिक जाती हैं। रेक्स के दांत किटकिटा रहे हैं। उसके स्टाफ के टुकड़ों के बीच की ज्वाला उसके कांपते हाथों से ज्यादा फड़फड़ा रही है। वो जानता है कि भागना बेकार है। रेक्स एक चिल्लाहट निकालता है। स्टाफ सिर के ऊपर उठा हुआ है। उसके शरीर की हर बूंद ऊर्जा उसमें समा रही है। 2 मीटर चौड़ी आग की लपट सीधे ब्लड रेज ऐप के सीने पर लगती है। धुआं छंट जाता है। ऐप बिल्कुल वहीं खड़ा है जहां वो था। उसके सीने पर मौजूद गहरे लाल रंग की खाल काली भी नहीं पड़ी। वो अपने सीने को देखता है, फिर वापस ऊपर रेक्स को देखता है। उसकी आंखों के हाव भाव कह रहे थे, बस इतना ही। रेक्स की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। लंगूर ने एक पैर उठाया और नीचे पटका। लाठी चकनाचूर हो गई। रेक्स का दाहिना हाथ लाठी को जकड़े हुए वो उसके साथ जमीन में धंस गया। रेक्स चीखा और लुढ़क गया। शरीर ऐंठन से तड़प रहा था। उसकी टांग से कुछ गर्म चीज रिसने लगी। ठीक उसी पल 30 मीटर दूर स्टील बीम से बर्फीली नीली रोशनी का एक धमाका हुआ। नोवा अपनी छिपने की जगह से नीचे कूदी। उसका काला कोट हवा में लहरा रहा था। दोनों हाथों में वाइब्रो ब्लेड थामे उसने पूरी ताकत से वार किया और उसे ब्लड रेज ऐप की पीठ में धंसा दिया। रैंक एबिलिटी आर्कटिक शटर। जैसे ही ब्लेड ने खाल को छुआ, लंगूर की पीठ पर बर्फ की एक परत जम गई। फिर सब थम गया। नोवा की बाहों में एक भयानक झटका लगा। उसकी हथेलियों में जैसे आग लग गई। उसका शरीर पीछे की तरफ उछल गया। 30 मीटर पीछे स्मेल्टर के मलबे से टकराई। वो गड्ढे से घिसटती हुई बाहर निकली और घुटनों के बल गिर गई। जमीन में धंसे हुए उसके दोनों ब्लेड ही थे जो उसे टिके रहने में मदद कर रहे थे। मुख के कोने से खून बह रहा था। एक रैंक एस मिलिट्री एलीट एक ही बार में ढेर कर दी गई। कमरे में मौजूद हर शख्स के सीने में पिघले लोहे की तरह निराशा भर गई। ब्लड रेज ऐप अपने मूल निशाने की ओर मुड़ा। मैं 15 मीटर दूर अभी भी खड़ा था। मेरी पीठ लोहे की दीवार से लगी थी। उंगलियों के बीच सिक्का घूम रहा था। दिल की धड़कन 62। पैनल धीरे से चमक रहा था। मौजूदा शॉक पॉइंट्स 9,995। 10,000 से बस 5 पॉइंट कम। मैंने अपना सिर उठाया। मेरी नजरें लंगूर को पार करती हुई दूर घुटनों के बल बैठी नोवा पर जा टिकी। उसकी बर्फीली नीली आंखों में एक ऐसी भावना थी जिसे मैं बखूबी जानता हूं। डर नहीं, बगावत। उस इंसान की चरम निराशा जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर कुछ भी नहीं बदला। ब्लड रेजअप ने मेरी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। मैंने सिक्का जेब में डाला और अपनी वर्दी की धूल झाड़ी। जल्दबाजी मत करो। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन कमरे में गूंजती हर चीख को काटती हुई वो साफ सुनाई दी। फिर मैं दीवार से आगे बढ़ा। मैं ब्लड रेज ऐप की तरफ चलने लगा। नोवा की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक रैंक एफ टियर 3 के खूंखार दरिंदे का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहा था।
उस पल उसकी सारी ट्रेनिंग, सारी सूझबूझ और युद्ध का सारा अनुभव सब धरा का धरा रह गया। जो वो देख रही थी उसका कोई तर्क नहीं था। एक पल के लिए उसका दिल थम गया, फिर वो जोरों से धड़कने लगा। पैनल पर आखिरी नंबर भी टिक गया। नोवा में चरम निराशा पाई गई। शॉक पॉइंट्स में 50 का इजाफा, कुल योग 10,045। सक्रिय करने की शर्तें पूरी हुईं। एसेंशन सिस्टम आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। हल्का नीला पैनल मेरी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी में बदल गया। उस सुनहरी चमक के फूटते ही मेरी नजरों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। एसेंशन सिस्टम आधिकारिक तौर पर सक्रिय। खिलाड़ी की वर्तमान क्षमता रैंक एफ वाटर स्पार्क। उपलब्ध एसेंशन। रैंक एफ वाटर स्पार्क को अपग्रेड करने के लिए 1000 शॉक पॉइंट्स खर्च करें। जैसे ही ये ख्याल मन में आया, पैनल पर लिखा रैंक एफ वाटर स्पार्क का ग्रे टेक्स्ट बुरी तरह कांपने लगा। पुराना टेक्स्ट बिखर गया। एसेंशन सफल रहा। बधाई हो खिलाड़ी, आपको एकमात्र ट्रिपल एस प्लस क्षमता प्राप्त हुई है। रैथ ऑफ द सी गॉड। विवरण: जल के स्रोत को नियंत्रित करें। समुद्र देवता के अधिकार को अपनाएं। जल सृष्टि का पहला तत्व है। ये हमला करता है, ये रक्षा करता है, ये सब कुछ बदल देता है। कोई सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं। बचे हुए शॉक पॉइंट्स 9,045। सुनहरी रोशनी कम हुई, हकीकत वापस लौटी, और आप मेरी आंखों में आए बदलाव को साफ देख सकते थे। मेरी पुतलियों का काला रंग बीच से शुरू होकर एक गहरे समृद्ध नीले रंग में घुलने लगा था। समुद्र के रंग में मैंने धीमी आवाज में कहा, पानी का इस्तेमाल ऐसे नहीं करते। मैंने चुटकी बजाई, दाहिनी उंगली और बीच की उंगली टकराई, एक तीखी गूंज हुई, फिर पूरी दुनिया खामोश हो गई, सचमुच शांत। 100 मीटर के दायरे में हर आवाज एक ही पल में गायब हो गई। आवाज की जगह नमी ने ले ली। इस छोड़ी गई स्टील मिल में पानी की हर बूंद, जो जंग के छेदों में या फर्श की दरारों में फंसी थी। हवा में तैरते पानी के हर अणु को उसी पल संकेत मिला। वे हरकत में आए और हर दिशा से एक साथ जुड़ने लगे। मेरे पैरों के नीचे से नीली रेखाओं के घेरे फैलने लगे, जैसे पानी में लहरें उठती हैं, किसी प्राचीन रेखाचित्र की तरह। ब्लड रेज ऐप का विशाल हाथ अभी भी मेरे सिर से 2 मीटर ऊपर था जब उसने पूरी ताकत से नीचे प्रहार किया। झटके के आते ही एक 10 मीटर चौड़ा नीला जलस्तंभ मेरे पैरों के नीचे से आसमान की ओर निकला। स्तंभ के अंदर तेज रफ्तार से घूमता समुद्री पानी था। लंगूर का हाथ स्तंभ से टकराकर रुक गया। धीमे से नहीं, बल्कि अचानक रुक गया। तेज धार ने लंगूर की हथेली पर एक गहरा घाव कर दिया और सुनहरा तरल रिसने लगा। पहली बार ब्लड रेज ऐप की सुर्ख लाल आंखों में उलझन दिखाई दी। ये नन्हा सा इंसान, चींटी से भी छोटा, जिसने पानी से उसे घायल कर दिया। लंगूर ने स्तंभ को तोड़ने के लिए अपना हाथ घुमाया। स्तंभ बिखर गया और 1 सेकंड के भी कम समय में वो फिर से बन गया। तरल का कोई आकार नहीं होता, उससे बिखेरने का कोई मतलब नहीं, वो बस फिर से एक हो जाता है। हो गया हमला। मेरी आवाज स्तंभ के केंद्र से बाहर निकली। अब मेरी बारी। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया। छत के छेदों के ऊपर मेरी 5 उंगलियां थोड़ी फैली हुई थीं। आसमान का रंग बदल गया। धूसर सफेद आसमान 3 सेकंड के भीतर गहरे नीले तूफानी बादलों से घिर गया। बादल घूमने लगे, तेज रफ्तार लेते हुए एक विशाल बवंडर बन गया। छत के छेदों से अब जो नीचे आ रहा था वो फीकी रोशनी नहीं थी, वो पानी था। पानी की एक दीवार आसमान से उतरी, हवा में अलग होकर एक विशाल हाथ की शक्ल ले ली। पानी से बना हुआ एक हाथ। वो ऊपर से नीचे आया, सटीक और जिसे कोई रोक न सके। उसने ब्लड रेज ऐप की गर्दन जकड़ ली। 5 मीटर लंबा लंगूर ज्वार के उस हाथ की गिरफ्त में था। वो तड़पने लगा। दोनों हाथों से वो पानी को फाड़ने लगा। हर बार एक छेद होता, पर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में नया पानी उसे भर देता। पानी की कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि पानी का कोई रूप नहीं होता। जिसका कोई आकार नहीं, उसे आप तोड़ नहीं सकते। मेरी नीली आंखें फंसे हुए लंगूर को देख रही थीं। पैनल के नंबर बढ़ते जा रहे थे। अज्ञात लकीरों का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। शॉक पॉइंट्स में 80 का इजाफा। डिंग। दूर से निगरानी करने वाले उपकरण डिटेक्ट हुए। कई पर्यवेक्षकों में सामूहिक चरम झटका। शॉक पॉइंट्स में 500 का इजाफा। मौजूदा शॉक पॉइंट्स 9,975। नंबर तेजी से उछल रहे थे। लंगूर का संघर्ष कम हो रहा था। हार मानने की वजह से नहीं, बल्कि पानी की पकड़ उसे कसती जा रही थी। पर उसकी जीवन शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। टियर 3 के एक शिकारी की ताकत मेरी कल्पना से परे थी। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लंगूर ने लड़ना बंद नहीं किया था। उसने अपना जबड़ा खोला और लाल रंग की शक्ति का एक वार किया। एक दुर्भावनापूर्ण झटका। हमला सीधे पानी के हाथ से टकराया और उसमें 3 मीटर का छेद कर दिया। छेद 2 सेकंड के 10वें हिस्से में ही भर गया। आसपास का पानी उसमें मिल गया। मैंने अपना सिर झुकाया। मैंने कुछ गौर किया। जब लंगूर ने वार किया, उसकी गर्दन की गहरी लाल खाल हल्की लाल पड़ गई। वो लड़ने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा जला रहा था। अब बहुत हुआ। मेरे चेहरे की सहजता गायब हो गई। इसे खींचने का कोई फायदा नहीं। हर 1 सेकंड की देरी का मतलब है कोई विजनरी और बुरा न हो जाए। 2 शब्द पिघल गए। पानी का हाथ आदेश के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगा। कसना नहीं, कुचलना नहीं, अब टुकड़े करना। हाथ 1 सेकंड के भीतर हजारों पतली धाराओं में बदल गया। हर एक धारा उंगली से भी पतली थी, लेकिन इतनी तेजी से घूम रही थी कि आंखों से पकड़ना नामुमकिन था।
दबाव की लहरें। 10,000 से ज्यादा धाराएं हर कोण से एक साथ कट लगा रही थीं, लंगूर की उस खाल को चीरते हुए जिस पर आर्कटिक शटर भी बेअसर था। पहला बार 3 मिलीमीटर गहरा था, दूसरा 7 मिलीमीटर, तीसरा सीधे मांसपेशियों तक पहुंच गया। ब्लड रेजेप एक चीख निकल गई, एक असली चीख। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन पानी की धाराएं ठोस नहीं होती, कोई मुक्का उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। पंच सीधे आर पार निकल जाता, धाराएं पल भर के लिए हटती और फिर तुरंत जुड़ जाती। वे लगातार काटती रहीं। ब्लड रेजेप का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया, कटा नहीं, 10,000 धारों की वजह से गल गया। सर्जिकल सटीकता। लंगूर की चीखों की सुर बदल गई है, अब बस अंत का खौफ बचा है। 5 सेकंड। दबाव की धाराएं अपना आखिरी वार पूरा करती हैं। मैंने अपना दायां हाथ ढीला छोड़ा, उंगलियां बंद होते ही सारी धाराएं सिमट गईं। फिर आसमान से सोने की बारिश हुई। वो लंगूर प्रकाश की अनगिनत बूंदों में बिखर गया। सुनहरी बारिश मेरे शरीर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मुड़ गई, मुझे घेरे हुए मेरे पीछे जमीन पर गिरने लगी। मेरी स्कूल यूनिफॉर्म एकदम बेदाग चमकती हुई है। कोर जोन में सन्नाटा पसर गया, गहरा सन्नाटा। मुट्ठी भर का एक गहरा लाल क्रिस्टल हवा से नीचे गिरा। मैं झुककर उस लॉर्ड कोर को उठाता हूं, उसे जंग लगे सिक्के के साथ अपनी जेब में डालता हूं। फिर खड़ा होकर रेक्स की तरफ देखता हूं। वह जमीन पर पड़ा है, उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियों में अब भी डंडा धंसा है। उसकी आंखें खुली हैं, पुतलियां सिकुड़ गई हैं। मैं उसके पास जाता हूं, न यूनिफॉर्म पर धूल है, न चेहरे पर पसीना। मैं झुककर रेक्स की आंखों में देखता हूं। रेक्स के दांत जोर से कड़कड़ा रहे हैं। बीस्ट ल्योर पाउडर, क्या खूब सोचा है। अगली बार अपने लिए एंटीडोट रखना मत भूलना, अगर तुम भागने में फुर्ती न दिखा सको। रेक्स के होंठ हिले। ये सच नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं। वाटर स्पार्क, ये कैसे हो सकता है। वह अपना बायां हाथ उठाता है और खुद के गाल पर जोर से तमाचा मारता है। सन्नाटे में तमाचे की गूंज सुनाई देती है। कोई सपना नहीं। मैं उसे 2 सेकंड तक देखता हूं। मैं खड़ा हो जाता हूं। खुद को मारना बंद करो, चेहरा सूज जाएगा। बस अब मैं रेक्स की तरफ नहीं देखता। मैं मुड़कर नोवा की ओर चलता हूं। पैनल के शॉक पॉइंट्स अभी भी टिक टिक कर रहे हैं। रेक्स में मानसिक पतन दर्ज किया गया। शॉक पॉइंट्स 300 बढ़े। नोवा एक घुटने पर टिकी है, दोनों वाइब्रोब्लेड जमीन में गड़े हैं, वही उसे थामे हुए हैं। उसकी सांसें तेज हैं पर उसकी आंखें जिंदा हैं। नीली आंखें उस लड़के को देख रही हैं जो उसकी तरफ आ रहा है, जिसके भीतर बहुत कुछ छिपा है। हैरानी, सवाल, जांच परख। तुम्हारी काबिलियत एफ रैंक की नहीं है। उसकी आवाज भारी है। मैं उससे 3 कदम की दूरी पर रुका। 10 मिनट पहले तक तो थी। नोवा एक पल के लिए खामोश हो गई। उसके मन में 100 सवाल हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग उसे रोक रही है। तुम उस काबिलियत को कितनी देर बरकरार रख सकते हो, वह सबसे जरूरी सवाल पूछती हैं। पिछली लड़ाई में मेरी काबिलियत का 30% इस्तेमाल हुआ, काफी था। नोवा हल्का सा सिर हिलाती है, फिर वह कॉल करती है। वह कोट के अंदर से एक छोटा कम्युनिकेटर निकालती है। वह लाल बटन दबाती है। इमरजेंसी चैनल बुला रही हूं मैं। नोवा, पहचान सिएरा 017। उसकी आवाज फिर से फौजी अंदाज में बदल गई। जियांगजू ईस्टर्न मिल के त्याग दिए गए इलाके में एस या उससे ऊपर का हादसा। टियर 3 एपेक्स लॉर्ड ब्लड रेज ऐप को बेअसर कर दिया गया है। मैं जख्मी हूं, छात्रों को चोटें आई हैं। दूसरी तरफ 3 सेकंड सन्नाटा रहा। फिर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज आई जो मुश्किल से काबू में थी। टियर 3 एपेक्स लॉर्ड, बेअसर। नोवा ने पुष्टि की। क्या तुमने उसे मारा? नोवा मुझे देखती है। मैं जमीन पर बैठा हूं, जेब से जंग लगा सिक्का निकालकर उंगलियों के बीच घुमा रहा हूं। कोर जोन, चारों तरफ सुनहरी रोशनी, पूरी तबाही, और मैं इस सब के बीच बैठा हूं। बेपरवाह लग रहा हूं। मैंने नहीं, नोवा कहती है। तो किसने? जिसने इसे गिराया वो कॉम्बैट असेसमेंट का एक छात्र है। नोवा उसकी बात काटती है। बिल्कुल बेसर। रजिस्टर्ड काबिलियत रैंक F। 5 सेकंड के लिए लाइन शांत हो जाती है। फिर कुछ टूटने की साफ और तीखी आवाज आई। एक चाय का कप। जियांगजू ईस्टर्न मिलिट्री कमांड, अंडरग्राउंड लेवल 3 सर्विलांस सेंटर। दीवारों पर 24 हाई डेफिनेशन स्क्रीन लगी हैं। स्क्रीन 7 पर पुरानी स्टील मिल का मंजर है। 11 लोग उसके सामने जमा हैं, जिनमें कमांड के सबसे बड़े अफसर जनरल स्टोन शामिल हैं, 62 साल के दुबले फौजी वर्दी में। आधे मिनट पहले तक उनका बायां हाथ चाय के कप पर था, अब टुकड़े फर्श पर बिखरे हैं। हर किसी की नजरें स्क्रीन 7 पर जमी हैं। फुटेज को रिप्ले पर चलाया जा रहा है। उस पल से जब ब्लड रेज ऐप सामने आता है, पानी के हाथ के प्रकट होने, दबाव के प्रहार और सुनहरी रोशनी के धमाके तक, हर फ्रेम को 3 बार धीमी गति में चलाया गया। स्क्रीन के दाईं ओर ऊर्जा डिटेक्टर का आंकड़ा। ब्लड रेज ऐप के नष्ट होते ही स्क्रीन लाल अलर्ट से भर गई। तकनीकी टीम का हेड रे कांपती आवाज में बोला, आंकड़े तो हद से बाहर हैं। हम अपना टाइप 7 ऊर्जा डिटेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी अधिकतम क्षमता डबल एस रैंक की है। आज इसने सीमा लांघ दी। पीक डबल एस लेवल से 40% ऊपर है। जनरल स्टोन स्क्रीन पर दिख रहे स्कूल यूनिफॉर्म वाले लड़के को घूर रहे हैं। रिप्ले लड़ाई खत्म होने पर जमा हुआ है। आप तबाही के बीच बैठे सिक्का उछाल रहे हो। इसकी फाइल निकालो, जनरल स्टोन ने कहा। 30 सेकंड बाद आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मेन स्क्रीन पर है। नाम ऐश, उम्र 17, अवेकनिंग रैंक F, काबिलियत वाटर स्पार्क, नोट्स 0, संदिग्ध रूप से साफ।
जनरल स्टोन की नजरें फाइल से हटकर रिप्ले पर वापस गईं। आसमान से उतरते पानी के हाथ वाला फ्रेम। सचमुच यह किसी प्राचीन भित्ति चित्र जैसा दिखता है। ट्रिपल एस से ऊपर रे ने अपने आंकड़ों की दोबारा पुष्टि की। जनरल, मेरी जानकारी के मुताबिक पूरे हवाक्सिया फेडरेशन में सिर्फ 3 रजिस्टर्ड डबल एस रैंक अवेकनर हैं। डबल एस से ऊपर किताबों में एक शब्द है मिथिक रैंक, लेकिन वो कॉन्सेप्ट 20 साल से कागजों तक ही सीमित रहा है। अब नहीं। जनरल स्टोन झुककर टूटे कप का एक टुकड़ा उठाते हैं। रे, इस फुटेज को सर्वोच्च क्लासिफिकेशन में डालो। यहां मौजूद हर कोई अभी से आज जो देखा वो लेवल 1 क्लासिफाइड है। किसी भी बाहरी इंसान को बताया तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल का सामना करना पड़ेगा। 10 आवाजें एक साथ गूंजी। जनरल स्टोन सीधे खड़े हुए। कम्युनिकेशंस, मुझे नोवा के चैनल से जोड़ो। नोवा, जनरल, छात्र कहाँ है? बिल्कुल मेरे पास। एक छोटा सा विराम। वह आयरन हाइड राइनोस को सीधा कर रहा है। जनरल स्टोन की पलकें झपकी। वो आयरन हाइड राइनोस जिन्हें पानी से पलट दिया था, ढेर में फंसे हैं। कुछ पीठ के बल पड़े हैं और उठ नहीं पा रहे। वह उन्हें पलटने में मदद कर रहा है। नोवा के लहजे में कुछ अजीब है, मजाक नहीं, एक ऐसी हैरानी जिसे वो समझ नहीं पा रही। जनरल स्टोन राइनोस के बारे में और नहीं पूछते। नोवा, तुम्हारी चोटें कैसी हैं? 3 पसलियां टूटी हैं, फेफड़ों में चोट है, मेडिकल टीम निकल चुकी है। 6 मिनट में पहुंचेंगे, ध्यान से सुनो। मदद आने तक उस छात्र के खिलाफ कोई धमकी भरा कदम न उठाना। कोई पूछताछ नहीं, उसे रोकना मत। समझी? एक और बात, असेसमेंट में रेक्स ने बीस्ट ल्योर पाउडर का इस्तेमाल किया। क्या तुमने उसे देखा? सब कुछ ठीक है, सबूत संभाल कर रखना। कम्युनिकेशन खत्म हुआ। जनरल स्टोन सेंटर के बीचों बीच खड़े हैं। स्क्रीन 7 पर जमे चेहरे पर नजरें हैं। साथ खड़ा साथी पूछता है, जनरल, इस छात्र का क्या करें? क्या करें सुनकर जनरल की भौहें तन गईं। क्या करना है? वो गरजते हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसे फॉडर यूनिट में डाल दिया, चारे की तरह इस्तेमाल किया। क्लासमेट्स ने बीस्ट ल्योर पाउडर छिड़क दिया ताकि वो मर जाए, और उस तबाही के बीच उसने एक छिपी काबिलियत दिखाई। और तुम मुझे सुरक्षा जोखिम की बात कर रहे हो? साथी, मुंह बंद करो। जनरल स्टोन पैनल के पास जाकर खुद हैंडसेट उठाते हैं। वो रुकते हैं। मुझे जॉन जो सिटी अवेकनर रजिस्ट्री ब्यूरो से जोड़ो, फिर फेडरेशन मिलिट्री ब्रांच को, और आखिरी मुझे थर्ड अवेकनिंग एकेडमी के प्रिंसिपल से जोड़ो जिसने छात्र को चारा बनाया। उसका लहजा नरम है, पर कमरे का तापमान 2 डिग्री और गिर गया। वापस पुरानी स्टील मिल के कोर जोन में। तुम वाकई राइनोस को सीधा कर रहे हो। 12 आयरन हाइड राइनोस सामने हैं, इतने शांत कि नोवा को लग रहा है वो मतिभ्रम की शिकार है। तुम पानी की धारा से बड़े प्यार से एक राइनो की कमर पकड़कर उसे सीधा कर देते हो। यह अपने चारों खुरों पर टिक गया। गैंडा खुद को झटकता है, फिर अपना सिर झुकाकर आपके हाथ को सहलाता है। सहलाना बंद करो। तुम तो मेरी वाटर स्पार्क की कुल पैदावार से ज्यादा लार टपका रहे हो। गैंडा फिर से सहलाने लगता है। आप उसके सिर को एक तरफ हटा देते हैं। कोर जोन की हवा कुछ सेकंड के लिए थम जाती है, फिर वापस शुरू हो जाती है, जो ऊर्जा के आखिरी निशानों को हर दिशा में बिखेर देती हैं। मैं लॉर्ड कोर को अपनी उंगलियों के बीच 2 बार घुमाता हूं, फिर उसे वापस अपनी जेब में डाल लेता हूं। मेरी नजरें मलबे पर दौड़ती हैं। जीवित बचा हुआ फिन स्मेल्टर के अवशेषों के पीछे दुबक कर बिजली के तार की तरह कांप रहा है। और फिर रेक्स है जो एक टूटे हुए खंभे के सहारे पड़ा है। कवच 70% टूट चुका है, पर जीवित है। मैं बिना किसी जल्दी के वहां तक जाता हूं। हर कदम पर जूते के नीचे कंकड़ एक कुरकुरी सी आवाज करते हैं, जो खाली फैक्ट्री में दूर तक गूंजती है। 2 मीटर, 1.5 मीटर में झुक जाता हूं। इस दूरी पर पसीने और पेशाब की गंध मुझ पर दीवार की तरह आकर लगती है। मैं भौएं सिकोड़ता हूं। रेक्स के दांत आपस में टकराने लगते हैं। मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे, सही जवाब देना और काम खत्म। वो 2 शब्द काम खत्म उसके बिखरे हुए दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ते हैं। उसका जीवन रक्षा का इंस्टिंक्ट पहले उन्हें पकड़ता है। हाँ, आप जो पूछेंगे वो बताऊंगा। बीस्ट ल्योर पाउडर किसका आइडिया था? मेरे अंकल। रेक्स एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाता। मिस्टर वेल, जिन परिवार दूसरी शाखा, उन्होंने मुझे असेसमेंट का इस्तेमाल करके तुम्हारा काम तमाम करने को कहा था। क्यों? तुम्हारा सिक्का। रेक्स की नजरें मेरी जेब पर जाती हैं, फिर तुरंत वापस हट जाती हैं, जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया हो। अंकल ने कहा था कि सिक्के में ऐसी ऊर्जा है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ये एक रैंक के डंजन के कुल उत्पादन से भी ज्यादा कीमती है। मेरा अंगूठा मेरी जेब के अंदर उस जंग लगी सतह को महसूस करता है। एक रैंक के डंजन की कीमत 15 अरब से शुरू होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो चैन से नहीं बैठ पा रहे थे। और कोई जानता है? सिर्फ मेरे अंकल और मैं। उन्होंने कहा था कि परिवार के मुखिया को मत बताना। बिल्कुल भी नहीं, वरना वो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जितना जानना था पता चल गया। रेक्स मेरे चेहरे को घूरता है, हताशा में उस जवाब की तलाश में जो वो चाहता है। मैं संतुष्ट हूं, तुम आराम कर सकते हो। उसे एक इशारा मिलता है, या उसे ऐसा लगता है। मेरे होठों का कोना हल्का सा मुड़ता है। यह मुस्कान लगभग सौम्य लगती है। मैंने सब बता दिया, मुझे जाने दो। मैं अंकल के खिलाफ तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें जिन परिवार के संसाधन भी दिला सकता हूं। वह अपना दाहिना हाथ उठाता है, जो घायल नहीं है। 5 उंगलियां खुल जाती हैं। मेरा हाथ उसके सिर के ऊपर आता है, एक पत्ते की तरह हल्का। तुमने जो कुछ भी कहा, मुझे सब याद रहेगा। मेरी आवाज मेरे हाथ से भी ज्यादा कोमल है।
काम की। अगली बार रेक्स उन 2 शब्दों से परेशान हो जाता है, लेकिन जो शब्द वो कहना चाहता था वो कभी बाहर नहीं आ पाए। मेरी दाहिनी तर्जनी का पोर रेक्स के कान के पीछे की त्वचा पर दब जाता है। खोपड़ी के सबसे पतले हिस्सों में से एक पानी की एक एकल धारा बनती है, व्यास 0.08 मिलीमीटर, इंसानी बाल से भी बारीक। धारा अंदर जाती है और महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार करती है। रेक्स की पुतलियां उसके आखिरी भ्रमित बिंदु पर जम जाती हैं। उसका मुंह आधा खुला रह जाता है, उसका शरीर गिरता नहीं। खंभा और रेलिंग उसे ऐसी मुद्रा में सहारा देते हैं जिसे जीवित होने से अलग नहीं किया जा सकता। पूरी चीज आधे सेकंड के अंदर होती है। मैं अपना हाथ पीछे खींचता हूं, अंगूठे के एक झटके से पानी की बूंद कंकड़ की दरार में गिर जाती है। फिर सफाई का समय, मैं नीचे झुकता हूं और उंगलियों के पोर के बराबर एक गहरा लाल ऊर्जा का टुकड़ा उठाता हूं। मैं इसे रेक्स के दाहिने कनपटी के घाव में दबा देता हूं। वह घाव उस मलबे से आया था जो ब्लड रेज ऐप के फर्श तोड़ने पर उछला था। टुकड़ा एक कोण पर बैठता है, बाहर की तरफ 20 डिग्री ऊंचा, अंदर की तरफ नीचा, जो विस्फोट के शॉकवेव से उड़े मलबे की बैलिस्टिक प्रोफाइल से पूरी तरह मेल खाता है। मृत्यु का कारण स्पष्ट, प्रक्षेपक्र, आवाज, भौतिक साक्ष्य पर्याप्त, साफ काम। मैं वहां जाता हूं जहां फिन खुद को एक इंसानी गेंद बनाकर बैठा है, हाथ सिर पर, हर मांसपेशी ऐंठन में है। अरे फिन का पूरा शरीर झटके से कांप उठता है। उसकी बाहों के बीच से एक खून भरी आंख बाहर आती है। नहीं, मैं नीचे झुकता हूं। जब मदद आए और वो तुमसे पूछें तो सच बताना, असेसमेंट के दौरान 3 लेवल का जानवर आ गया था। ऑफिसर नोवा और तुम्हारे ग्रुप ने मिलकर उसका सामना किया। मैं एक कोने में छिप गया और कुछ नहीं किया। फिन हर शब्द को अपने दिमाग में 2 बार घुमाता है। रही बात रेक्स की, मैं पटरियों की तरफ अपनी ठुड्डी से इशारा करता हूं। लड़ाई के दौरान उसे सिर में ऊर्जा का टुकड़ा लगा। तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है। फिन 3 सेकंड तक मुझे घूरता है, फिर सिर हिलाता है, इतनी तेजी से कि उसकी गर्दन में खिंचाव आ जाए। ज्यादा मत करना, अपनी वर्तमान स्थिति में खड़े रहो। टूटे फूटे वाक्यों में बात करना पूरी तरह विश्वास करने योग्य है। ज्यादा नाटक किया तो सब बिगाड़ दोगे। फिन से अत्यधिक भय और समर्पण महसूस हुआ। शॉक पॉइंट्स 35 और बढ़े, हर एक थोड़ा बहुत मायने रखता है। मैं नोवा की ओर वापस देखता हूं। वो स्मेल्टर के मलबे के सहारे टिकी है। मैं पास जाता हूं, पास पड़े गिरे हुए उपकरणों को खोदता हूं और एक अपेक्षाकृत साफ स्टील की प्लेट ढूंढता हूं। मैं इसे एक साधारण सतह के रूप में सेट करता हूं। फिर मैं सीधे हवा से पानी की एक मुट्ठी खींचता हूं, हर अशुद्धि को छानते हुए शुद्ध पानी। मैं उसे नोवा की ओर बढ़ाता हूं। पी लो। नोवा मेरी हथेली के ठीक ऊपर तैरती पानी की बूंद को देखती है। एक छोटा सा ठहराव। वो अपना सिर झुकाकर घूंट भरती है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके गले से फेफड़ों तक ठंडक की लहर फैल जाती है। लगभग 30% दर्द कम हो जाता है। नोवा हल्का सा ऊपर देखती है। क्या पानी का असर ठीक करने वाला है? पक्का नहीं कह सकता। सच कहूं तो यह काबिलियत अभी मिली है। अभी तक मैनुअल पढ़ना पूरा नहीं किया है। नोवा 3 सेकंड तक मेरे चेहरे का अध्ययन करती है। युवा, 17 साल के चेहरे की रेखाएं अभी पूरी तरह उस लड़कपन से बाहर नहीं निकली हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म साफ है, जिस पर कहीं से भी धूल नहीं है। अवास्तविक। तुम्हारा नाम ऐश है। नोवा कहती है, थोड़ी देर पहले भेड़िए की आंख को अंधा करने के लिए वाटर स्पार्क का इस्तेमाल करना तुमने वो जानबूझकर किया था, ये जानते हुए कि मैं देखूंगी। मैं इससे इनकार नहीं करता। क्यों? किसी को तो हैरान होना था, लेकिन वो जवाब बहुत छोटा है। उस चुप्पी का बोझ कई सेकंड तक नोवा पर रहता है। फिर दूर रोटर्स की आवाज। 6 सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर उत्तर पूर्व से नीचे की ओर आते हैं। उनकी सर्चलाइट्स वीरान स्टील मिल की टूटी हुई दीवारों पर पड़ती हैं। केबिन के दरवाजे खुल जाते हैं। काले टैक्टिकल गियर में सैनिक नीचे उतरते हैं। मेडिकल टीम सबसे पहले जमीन पर पहुंचती है। 2 मेडिक सीधे नोवा की ओर दौड़ते हैं। वो अपनी किट खोलते हैं। साफ, अभ्यास किया हुआ, बिना किसी फालतू हरकत के। एक दूसरी टीम रेक्स की ओर दौड़ती है। वह रेल की पटरियों के बगल में दुबका है। आंखें खाली हैं। मेडिक उसके घावों की जांच करता है, उसकी पुतलियों में टॉर्च मारता है, वापस मुड़कर स्क्वाड लीडर को संकेत देता है। मानसिक आघात, प्राथमिकता के साथ ले जाओ। जीवित बचा एकमात्र गुर्गा भट्टी के पीछे से खींचकर बाहर निकाला गया। वह बहुत देर से झींगे की तरह दुबका हुआ था। उसके अंग जाम हो गए हैं। अन्य 3 गुर्गों के शव काले बैग में सील कर दिए गए हैं। मौके पर मौजूद कमांडर एक कर्नल है। वह मेरी ओर चलता है। मैं एक स्टील के अस्थायी प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं। जंग लगा सिक्का मेरी उंगलियों पर घूम रहा है। किसी बिंदु पर 12 आयरन हाइड गैंडों ने खुद से एक शांत अर्धवृत्त बना लिया है। उन्होंने मुझे घेर लिया है, जाल के रूप में नहीं, एक रक्षक की तरह। कर्नल 3 मीटर की दूरी पर रुक जाता है। सभी 12 गैंडे एक साथ अपना सिर उसकी ओर मोड़ते हैं। 24 छोटी लाल आंखें उस पर टिक जाती हैं। कर्नल थूक निगलता है। ऐश, वो कहता है, मैं कर्नल हेल, ईस्टर्न कमांड। जनरल स्टोन ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। मुझे लेने? कहां? हेल जल्दी से जोड़ता है। पूछताछ नहीं है। जनरल चाय पीना चाहते हैं। मैं 2 सेकंड तक उसे देखता हूं। क्या मैं इनमें से कुछ गैंडों को ला सकता हूं? हेल देखने के लिए मुड़ता है। 12 आयरन हाइड गैंडे, 3 टन हर एक। मुझे पहले कमांड से पूछना होगा। पैनल चमकता है। एक अकेला शांत नंबर बढ़ गया। मैं सिक्के को जेब में रख लेता हूं। मैं प्लेटफॉर्म से खड़ा होता हूं। अब परिवहन हेलीकॉप्टर के अंदर
मैं केबिन की दीवार के सहारे टिकता हूँ और अपना अभिनय शुरू करता हूँ, काबिलियत की ऊर्जा के हर अंश को अंदर खींचते हुए। कंधे थोड़े झुके हुए, दाहिनी तर्जनी एक धीमी स्थिर लय में मेरे बाएं हाथ के पीछे टैप कर रही है। एक रैंक एफ छात्र की तस्वीर, जिसकी काबिलियत दहशत के कारण खराब हो गई, मेरे सामने। कर्नल हेल नोटिस करता है। वो कुछ नहीं कहता। 14 मिनट बीत जाते हैं। हेलीकॉप्टर उतरता है। मैं दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर बाहर निकलता हूँ। मेरे कदम थोड़े डगमगा रहे हैं। कोई पहले से ही टारमैक पर इंतजार कर रहा है। एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल जो खुद को मेजर वॉस के रूप में पेश करती है। वो मुझे जनरल स्टोन के पास ले जाती हैं। पूछताछ का कमरा नहीं, एक साधारण चाय का कमरा। जनरल स्टोन मेज के आखिरी सिरे पर बैठा है। जितना आप एक जनरल से उम्मीद करते हैं उससे कहीं ज्यादा दुबला बूढ़ा। उसकी पीठ पूरी तरह सीधी नहीं है। ग्रे आंखें, सादे कपड़े, कोई रैंक का निशान नहीं। वो अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं। मैं बैठ जाता हूँ। वो मेरे लिए एक कप चाय डालते हैं, उसे मेरी तरफ खिसका देते हैं। मैं उसे उठाता हूँ, एक छोटी सी चुस्की लेता हूँ। अच्छी चाय है, स्वाद से लग रहा है घर की है। जनरल स्टोन अपना कप पकड़े हुए हैं। उनकी नजरें चाय की भाप के पार सीधे मुझ पर टिकी हैं। लगभग 10 सेकंड की खामोशी। डरे हुए हो? एक सौम्य शुरुआत। मेरे हाथ हल्के से कांपते हैं। मैं कप नीचे रख देता हूँ। एक टियर 3 लॉर्ड, ट्रिपल एस रैंक के फाइटर्स भी शायद ही उसे रोक पाते। किसी तरह जिंदा बच जाना, यह कोई मामूली बात नहीं है। नोवा ने मुझे बताया कि तुमने तब कुछ बहुत शक्तिशाली अंजाम दिया था जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं अपनी आवाज को धीमा और शांत रखता हूँ। मुझे पक्का नहीं पता, जब वह ब्लड रेज ऐप मुझ पर झपटा, मेरा दिमाग सुन्न हो गया और फिर ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूटकर खुल गया हो। उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। क्या तुम अब भी उसे इस्तेमाल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। वो खत्म हो गया है। मेरी आवाज में बिल्कुल सही मात्रा में खालीपन और खोने का एहसास है, जैसे वो जलकर राख हो गया हो। जनरल स्टोन 3 सेकंड तक मेरे हाथों को देखते हैं, फिर एक चुस्की लेते हैं। चिंता मत करो, एबिलिटी के अचानक उभरने के बाद हमेशा एक सुस्त दौर आता है, यह सामान्य है। मैं सिर हिलाता हूं। हम दोनों जानते हैं कि मैं नाटक कर रहा हूं। हम में से कोई इसे कहता नहीं। तीसरे कप तक दरवाजे पर 2 बार दस्तक होती है। एड बर्क अंदर आता है। उसके चेहरे के हाव भाव कुछ ठीक नहीं है। वह जनरल स्टोन के पास जाता है, झुकता है और धीरे से कुछ कहता है। जनरल स्टोन के हाथ में पकड़ा कप स्थिर हो जाता है। पुष्टि हो गई? जी, पुष्टि हो गई। हमारे सपोर्ट के पहुंचने से पहले ही लॉर्ड कोर को क्रीचर एनर्जी के टुकड़ों के साथ पाया गया था। वे पहले ही अंदर गहराई तक जा चुके थे। वाइटल साइंस खत्म। सपोर्ट पहुंचने से पहले ही। जनरल स्टोन धीरे से दोहराते हैं, जिसका मतलब है लड़ाई के दौरान जनरल स्टोन ने पूरा मुकाबला फुटेज में देख लिया है। वो सोचते हैं उस पल को जब ब्लड रेज ऐप का एनर्जी कोर चकनाचूर हुआ और उसके टुकड़े हर दिशा में बिखर गए। टुकड़े, रोशनी की उस सुनहरी बारिश ने कोर जोन के हर इंच को ढंक लिया था। उस अफरा तफरी में कुछ टुकड़े रेक्स की खोपड़ी में जा धंसे थे, अहम अंगों में। सांख्यिकीय रूप से यह पूरी तरह सही बैठता है। परिवार को सूचित कर दो। अंतिम संस्कार का इंतजाम देखो। बर्क मुड़ता है और चला जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। टी रूम में फिर से हम 2 ही लोग बचे हैं। जनरल एस्टोन मेरी तरफ देखते हैं। मैं कप को दोनों हाथों से पकड़े हुए हूं। मेरी उंगलियों में एक हल्की सी कपक भी है। नजरें चाय की सतह पर टिकी हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो अभी भी सदमे को प्रोसेस कर रहा हो। जनरल स्टोन एक भी सवाल नहीं पूछते। वो मेरा कप फिर से भर देते हैं। 20 मिनट बाद मुझे मेडिकल रूम भेजा जाता है। टी रूम से बाहर निकलते हुए हॉल के कोने पर नोवा खड़ी है। उसने साफ मिलिट्री पेशेंट गाउन पहन लिया है। उसके सीने और पीठ पर मोटी पट्टियां कसकर बंधी हैं। चेहरा कागज जैसा सफेद है, लेकिन वो बर्फीली नीली आंखें इतनी तेज हैं कि काट सकती हैं। सर, मैं रुकता हूं। क्या तुम्हारी एबिलिटी ठीक हो गई? कौन सी एबिलिटी सर? मैं रैंक एफ हूं, वाटर स्पार्क। पहले जो हुआ वह शायद बस तनाव की वजह से प्रतिक्रिया थी। डर की वजह से कुछ अजीब हो गया। अभी तो मैं एक बूंद भी नहीं निकाल पा रहा। नोआ मेरे चेहरे की हर लकीर को स्कैन करती है। जवान चेहरा, भाव मासूम, भ्रमित और साथ में डर की एक झलक। काफी भरोसेमंद। अगर उसने मुझे एक हाथ से टियर 3 लॉर्ड को खत्म करते न देखा होता तो वो इस तनाव वाली कहानी पर यकीन कर लेती। वो इन शब्दों को अपने मुंह में दोहराती है। रैंक एफ वाटर स्पार्क। डर की वजह से आसमान से बादलों का तूफान खींच लिया। डर की वजह से दबाव की हजारों धाराओं को छोड़ा और एक टियर 3 एपेक्स लॉर्ड को रोशनी के कणों में घोल दिया। नोआ मुझे घूर रही है। मैं वापस देखता हूं। 5 सेकंड की खामोशी। नोआ पहले बोलती है। मैं अभी के लिए तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लेती हूँ। वो अपनी जेब में हाथ डालती है और एक कार्ड निकालती है। आगे बढ़ाती है। चारों तरफ सुनहरी बॉर्डर, सामने 8 कोनों वाले तारे का निशान। यह मेरा पर्सनल एंडोर्समेंट पास है। इसके साथ तुम एकेडमी के क्वालिफायर छोड़ सकते हो। एकेडमी लीग में एक इंडिपेंडेंट के तौर पर प्रवेश करो। मैं कार्ड ले लेता हूँ, जेब में डाल लेता हूँ। नोआ मुड़ती है और चली जाती है। 3 कदम, फिर वो रुक जाती है। पीछे मुड़कर नहीं देखती। रेक्स अब नहीं रहा। मैं बिल्कुल सही गति से जवाब देता हूं, न ज्यादा तेज न बहुत धीरे। मैंने जनरल स्टोन को टी रूम में इसका जिक्र करते सुना था। यह अचानक हुआ। नोआ 2 सेकंड के लिए स्थिर खड़ी रहती हैं, फिर चलने लगती है।
मैं दीवार से लग जाता हूं और कार्ड बाहर निकालता हूं, उसे ट्यूबलाइट की रोशनी में उठाता हूं। एकेडमी लीग, एक ऐसा मंच जो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, ज्यादा संसाधन, ज्यादा शॉक पॉइंट देने वाले लोग। पैनल मेरी नजर के ऊपर दाईं और चुपचाप चमक रहा है। वर्तमान शॉक पॉइंट्स बैलेंस 13,740, अभी भी बढ़ रहे हैं। जेना स्टेट, जॉन जो के पश्चिम में। आंगन के बीचों बीच रखी रोजवुड की मेज 300 साल पुरानी है, अब वो आधी मेज रह गई है। एल्डर क्रॉस अपना दाहिना हाथ पीछे खींचते हैं। लकड़ी के टुकड़े अभी भी हवा में घूम रहे हैं, वो 60 के दशक की शुरुआत में है। चांदी जैसे बाल बिल्कुल सलीके से। एक बार 3 इंच मोटी रोजवुड की मेज बिल्कुल बीच से साफ चीर दी गई। उनकी नजरें सामने रखी आधिकारिक मिलिट्री रिपोर्ट पर टिक जाती हैं, सफेद कागज पर। साफ शब्दों में एक वाक्य, उनका बेटा अब नहीं रहा। मौत का कारण, लड़ाई के दौरान टियर 3 लॉर्ड क्लास क्रीचर के एनर्जी टुकड़ों से चोट, मौके पर ही मौत। मौके की तस्वीरें संलग्न हैं। असेसमेंट रिपोर्ट एक शीर्ष मिलिट्री परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित है। एल्डर क्रॉस की आंखें नाम ऐश पर पूरे 5 सेकंड के लिए रुक जाती हैं। रैंक एफिबिलिटी, वाटर स्पार्क। असेसमेंट के दौरान अत्यधिक तनाव से एबिलिटी में तेजी आई। अस्थायी रूप से रैंक से ऊपर की शक्ति का इस्तेमाल हुआ, क्रीचर को खदेड़ने में मदद की। एल्डर क्रॉस हॉल के बाईं ओर के साये में देखते हैं। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंधेरे से आधा कदम बाहर निकलता है। मिस्टर वेल, जिन परिवार की दूसरी शाखा, शैडो डिवीजन का मुखिया। वह योजना तुम्हारी थी। एल्डर क्रॉस इसे सवाल नहीं बनाते। मिस्टर वेल का गला सूख जाता है। एकमात्र संभावना यह है कि मिलिट्री रिपोर्ट में कुछ विवरणों ने आपके शक को बढ़ावा दिया। वह पत्र जिसे रेक्स को जलाने के लिए कहा गया था, क्या उसने उसे वाकई जलाया? उसे नहीं पता, क्योंकि रेक्स अब नहीं रहा। मिस्टर वेल अपनी सांसें थाम लेते हैं। भाई रेक्स मेरा भतीजा था, मैंने किसी और से ज्यादा परवाह की थी, बस। एल्डर क्रॉस उसकी तरफ नहीं देखते। वो हॉल के दाईं ओर दरवाजे के फ्रेम की तरफ देखते हैं। वहां एक युवा खड़ा है, 22 साल का, सफेद शर्ट, कमर पर 3 फीट की तलवार। जिन परिवार की इस पीढ़ी का शीर्ष टैलेंट, रैंक SSS एबिलिटी, गोल्डन एज ऑरा, मिड टियर 3। पिताजी। रेक्स की मौत का आधिकारिक विवरण आंतरिक रूप से सुसंगत है, लेकिन यह मायने नहीं रखता। अहम बात यह है कि वो जिंदा वापस आया है। रैंक F यूनिट 2, उसे पहली लहर में ही खत्म हो जाना चाहिए था। इसके बजाय उसकी यूनिट का हर दूसरा लड़ाका मारा गया। वो सही सलामत बाहर आया और हेलीकॉप्टर से घर पहुंच गया। आप जैसे भी देखें, कुछ तो गड़बड़ है। एल्डर क्रॉस अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हैं और टूटी हुई मेज के उस पार अपने बेटे को देखते हैं। तुम्हारा मतलब एकेडमी लीग से है? इस बुधवार एज अपनी तलवार की मूठ पर उंगलियां थपथ पाता है। जियांजो का हर अवेकन छात्र उस पूल में होगा। अगर ऐश वहां आता है तो वो तुम्हारे सामने स्टेज पर होगा, नियमों के दायरे में रहते हुए। तुम अपने भाई की तरफ से कुछ सवाल पूछ सकते हो। एज हल्की सी मुस्कान देता है। क्या पूछना है? वो रैंक F है। जैसे ही वो उस स्टेज पर कदम रखेगा, मैं उसे एक ही वार में खत्म कर दूंगा। सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो फिर एक ही वार सही। एज का लहजा संभल जाता है, लेकिन हमें वो सिक्का चाहिए। उसके बगल में मिस्टर वेल सख्त हो जाते हैं। एल्डर क्रॉस उन्हें देखते हैं। भाई, क्या तुम्हें सच में लगा कि जो कुछ भी तुम और रेक्स मेरी पीठ पीछे कर रहे थे, मुझे नहीं पता था? मिस्टर वेल पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तुम उसे अपने लिए रखना चाहते थे। रेक्स तुम्हारे साथ इसमें फंस गया, काम नाकाम रहा, और अब वो नहीं रहा। ये सब यहीं खत्म होता है। एल्डर क्रॉस टूटी हुई मेज से नीचे हाथ डालकर रिपोर्ट उठा लेते हैं। सिक्का सही चैनलों के जरिए जाएगा। अपनी शैडो डिवीजन को काबू में रखो। मिस्टर वेल कुछ नहीं कहते। एज अपनी तलवार वापस टांगता है और हॉल से बाहर निकल जाता है, गलियारे से गुजरकर पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हुए। पहाड़ी दर्रे से रात की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो उसकी सफेद शर्ट के किनारे से टकराई। वो रुक गया, नीचे अपनी तलवार को देखा। एक रैंक F का कमजोर खिलाड़ी, तनाव के कारण एबिलिटी का उभर आना। ये कहानी आम लोगों पर काम कर सकती है, लेकिन एक झटके के बाद तुम शांति से पूरे सैन्य परीक्षण में सहयोग करते हो और तार्किक रूप से पास हो जाते हो। ऐसी स्पष्टता किसी झटके से नहीं आती। ये एक नाटक है। वो ब्लेड को 3 इंच बाहर निकालता है, वापस अंदर खिसकाता है। धातु की तीखी गूंज रात की हवा में दूर तक फैल गई, साफ हवा से भी ज्यादा ठंडी। सोमवार, मैं जॉन जो फर्स्ट एकेडमी में वापस आ गया हूं। मेरे जाने के बाद से 2 चीजें बदली हैं। प्रवेश द्वार पर अंतिम संस्कार के हार, और मेरे बारे में अफवाहें। सुना क्या? असेसमेंट में ऐश ने टियर 3 के एक जीव को मार गिराया। हो ही नहीं सकता। वो रैंक F वाटर स्पार्क है। उसने उसे हराया भी तो कैसे? पर वो सच में बच गया। रैंक B के 4 लड़ाकों में से 3 तो नहीं बच पाए, और वो एकदम सही सलामत घूम रहा है। लगता है किस्मत अच्छी थी। मैं आंगन पार करते हुए हर बात सुन रहा था। पैनल हर स्रोत को टैग कर रहा था। हर अफवाह प्रति व्यक्ति 1 से 3 शॉक पॉइंट्स फैलाती है। मैं इसे नजरअंदाज करता हूं और एडमिन बिल्डिंग की ओर बढ़ जाता हूं। 3री मंजिल। दफ्तर का दरवाजा धक्का देकर खोलता हूं। बैठक चल रही थी। आखिरी डेस्क पर जॉन जो फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल वार्ड बैठे थे। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेज पर पटक दिया। प्रिंसिपल, एकेडमी लीग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, प्लीज स्टैंप लगा दीजिए। प्रिंसिपल वार्ड डेस्क के पीछे से उठ खड़े हुए। उनका रुतबा अब और भारी लग रहा था।
वो चलकर पास आए, फॉर्म उठाया और ऊपर से नीचे तक पढ़ा। रैंक एफ वाटर स्पार्क। एक और नाकामी। वो फॉर्म को डेस्क के बगल वाले कूड़ेदान पर रखने के लिए आगे बढ़े। क्या तुम्हें पता है इस स्कूल के लिए एकेडमी लीग का क्या मतलब है? फुडर यूनिट का एक रैंक एफ वहां जाता है, हारता है और हमें शर्मिंदा करता है। चोटिल हो गया तो और बुरा होगा। और तुम्हारे मेडिकल बिल कौन भरेगा? तर्क सही है। मैं उन्हें अपनी बात पूरी करने नहीं देता। मैं अपनी वर्दी की अंदरूनी जेब में हाथ डालता हूं और नोवा का दिया कार्ड बाहर निकालता हूं। सुनहरी किनारी, 8 कोनों वाला सितारा, नोवा का पर्सनल एंडोर्समेंट पास। ये एकेडमी के क्वालिफायर को बाईपास कर देता है। स्वतंत्र प्रविष्टि, स्टैंप से प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर स्कूल के जरिए जाना, जॉन जो फर्स्ट एकेडमी के लिए बेहतर दिखता है। प्रिंसिपल वार्ड ने हाथ बढ़ाया और कार्ड ले लिया। जैसे ही उनकी उंगलियां उसे छूती हैं, उनकी छोटी आंखें आधा मिलीमीटर चौड़ी हो गईं। एक ट्रिपल एस रैंक की महिला एक रैंक एफ छात्र की सिफारिश कर रही है। चाहे इसे जैसे भी पढ़ो, इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे वो छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो बिल्कुल प्रिंसिपल वार्ड जैसा फैसला लेते हैं। कार्ड वापस थमाते हैं, फॉर्म उठाते हैं, दराज से आधिकारिक स्टैंप निकालते हैं। धप। मैं इसे तुम्हारे लिए फाइल कर दूंगा। प्रिंसिपल वार्ड के चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान फैल गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये काफी तेज था। मैं कार्ड जेब में रख लेता हूं। एक सिर हिलाया। धन्यवाद प्रिंसिपल। मुड़कर बाहर निकल गया। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। गलियारे में पैनल टिमटिमाया। डिटेक्ट हुआ। प्रिंसिपल वार्ड का अपमानजनक समर्पण। शॉक पॉइंट्स में 45 का इजाफा। डिटेक्ट हुआ। एडमिन ऑफिस में 6 लोग। सामूहिक उलझन। शॉक पॉइंट्स में 83 का इजाफा। मौजूदा शॉक पॉइंट्स का बैलेंस। मैं एडमिन बिल्डिंग से बाहर निकला और प्रवेश द्वार पर। वहां कोई है। मैं उसे जानता हूं। पैनल उसे पहचान लेता है। शॉक सेंस सक्रिय। 12 मीटर दूर। एज, क्षमता रैंक, ट्रिपल एस, मानसिक स्थिति, शांत, निरीक्षण कर रहा है। सफेद शर्ट में एक युवक सीढ़ियों के पास खड़ा है, कमर पर तलवार। हमारी नजरें एक पल के लिए मिलीं। एज की नजरें मेरे चेहरे से हटकर मेरे हाथ में मौजूद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर गईं। फिर वापस चेहरे पर वो एक बात कहता है। फिर वो चला गया, लंबे डग भरते हुए। मैं उसे जाते देखता रहा। पैनल शांत था। एज की मानसिक स्थिति अभी अभी शांत निरीक्षण वाली थी। कोई तिरस्कार नहीं, कोई गुस्सा नहीं, शून्य शॉक पॉइंट्स। एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति चींटी पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो केवल तब ध्यान देता है जब वो उसे कुचलने वाला हो। मैंने रसीद मोड़ दी, उसे अपनी जेब में रख लिया। मैं चाहता हूं कि ये इंसान कुछ महसूस करे, कुछ बहुत बड़ा। रात के 11 बजे, जॉन जो स्क्रैप यार्ड। मैंने पानी के एक पतले धागे से जुगाड़ की चाबी बनाई और ताला खोल लिया। मुझे जिस चीज की तलाश है उसे रिफाइन करने की जरूरत नहीं, हथियार होने की भी जरूरत नहीं। एसेंशन सिस्टम का विवरण स्पष्ट है। किसी भी वस्तु की मौलिक शुद्धि, गुणवत्ता निवेश किए गए पॉइंट्स और वस्तु की मूल क्षमता पर निर्भर करती है। धातु वाले हिस्से के कोने में गहराई में मेरा हाथ किसी ठंडी चीज को छूता है। 5 फीट लंबा, 1 इंच चौड़ा, बाहर निकालते ही गीला महसूस हुआ। पूरी तरह जंग लगा हुआ। एक सिरा चूड़ीदार, दूसरा सिरा वेल्ड होकर फावड़े जैसा चपटा, नाली साफ करने वाली छड़। मैं इसे हाथ में तौलता हूं। लगभग 6 पाउंड। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पीछे की तरफ 3 इंच है। मैं उसे घुमाकर देखता हूं। बुरा नहीं है। मैं उसे कंधे पर रखता हूं और खोज जारी रखता हूं। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप सेक्शन से मैं चक्री के आकार की एक अलॉय डिस्क निकालता हूं। निर्माण मलबे वाले हिस्से से मैं मुट्ठी भर काला पत्थर उठाता हूं। 3 चीजें। मैं उन्हें जमीन पर एक कतार में रखता हूं और उकड़ू बैठ जाता हूं। मैं छड़ को अपने सामने क्षैतिज रख लेता हूं। पहले टेस्टिंग। वस्तु को अपग्रेड करने के लिए शॉक पॉइंट्स खर्च करें। नाली साफ करने वाली छड़। स्क्रैप्ड। बेस पोटेंशियल कम है। कम बेस पोटेंशियल का मतलब है कि उतनी ही ऊर्जा लगाने पर आउटपुट की सीमा कम होगी। लेकिन मुझे सबसे बेहतर नहीं चाहिए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसे एक सी रैंक अवेकनर भी बिना किसी शक के उठा सके। ज्यादा ताकत ध्यान खींचती है, संतुलन ही सुरक्षित रखता है। मैं 2000 पॉइंट्स लगाता हूं। पैनल बदल गया। 14,210 से घटकर 12,210 रह गया। जंग अंदर की तरफ खिंच रही है, परत दर परत। बाहर से अंदर की ओर किसी अनदेखी चीज द्वारा सोखी और तोड़ी जा रही है। खुरदरी सतह भरने लगी है। रंग जंग वाले लाल से बदलकर एक ठंडे गहरे नीले काले में बदल गया। 3 सेकंड। हो गया। जमीन पर पड़ा है। 5 फीट लंबी नीले काले धातु की छड़। सतह एकदम चिकनी, मैट फिनिश। थ्रेडेड सिरा गायब है। फावड़े जैसा सिरा अब 3 दांतों वाला कांटा बन गया है। एक त्रिशूल। एसेंशन पूरा हुआ। आइटम का नाम टाइड क्लीव, क्रूड ग्रेड, रैंक C+। सामग्री अबिसल स्टील, 90% शुद्धता, ट्रेट 1, टाइड एफिनिटी। कठोरता उसी रैंक के हथियारों से 200% ज्यादा है। सामान्य बी रैंक के हथियार इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक C+ रैंक का हथियार जिसकी मजबूती बी रैंक से भी ज्यादा है। लीग में जब कोई भी या ए रैंक का फाइटर मेरे हथियार पर वार करेगा तो उसे खरोंच भी नहीं आएगी। ठीक है, साधारण। एक छिपा हुआ दांव। मैं टाइट क्लीव को उठाता हूं और 2 बार घुमाता हूं। हवा में एक धीमी गूंज वाली आवाज के साथ चीरा लगा, जैसे पानी की धार किसी ब्लेड से गुजर रही हो। सिस्टम असेंडेबल स्किल्स की लिस्ट स्कैन कर रहा है। पैनल एक रो लोड करता है। 1,
वाटर स्पार्क रैंक एफ, एसेंशन लागत 500 पॉइंट्स 2। प्रेशर स्ट्रीम ट्रिपल एस सब स्किल, एसेंशन लागत 8000 पॉइंट्स 3। रैथ ऑफ द सी गॉड रेन कंट्रोल, एसेंशन लागत 1000 पॉइंट्स, रैथ ऑफ द सी गॉड। टाइड बीस्ट सिग्नल ट्रिपल एस सब स्किल, एसेंशन लागत 6000 पॉइंट्स। ट्रिपल एस सब स्किल को अपग्रेड करने की लागत वस्तुओं से कई गुना ज्यादा है। मेरे मौजूदा पॉइंट्स 12210 पॉइंट्स एक मुख्य स्किल के लिए काफी है। प्रेशर स्ट्रीम मेरा सबसे घातक हमला, रेक्स को इसी चाल ने मिटा दिया था। प्रेशर स्ट्रीम को अपग्रेड करो 8000। इस बार बदलाव बाहर से नहीं हो रहा, यह अंदर है। अवेकनिंग कोर जोर से झटके खा रहा है, ऊर्जा के रास्ते टूट रहे हैं और दोबारा बन रहे हैं। यह प्रक्रिया करीब 7 सेकंड तक चलती है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। एसेंशन पूरा हुआ। स्किल का नाम रैथ ऑफ द सी गॉड प्रेशर स्ट्रीम, रैथ ऑफ द सी गॉड। रिटर्न टाइड रैंक ट्रिपल एस प्लस। एसेंडेड स्ट्रीम की सीमा 10,000 स्ट्रीम्स, 50,000 से बढ़कर। प्रति स्ट्रीम अधिकतम दबाव 4200 एटमॉस्फियर, 12,000 तक। नई खासियत, रिटर्न टाइड की धाराएं कटने के बाद बिखरती नहीं हैं, वे अपने आप वापस लौटकर उपयोगकर्ता के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेती हैं। हमला और बचाव एक हो गए। ऊर्जा की दक्षता बढ़ी, वही आउटपुट 40% कम खपत, 40% कम। इसका मतलब है कि जो शरीर सिर्फ 2 मिनट तक फुल पावर दे सकता था, 3 मिनट 20 सेकंड तक चल सकता है। और रिटर्न टाइड का मतलब है कि मेरा हर वार मेरे चारों ओर ढाल की एक और परत जोड़ता है। लड़ाई जितनी लंबी, बचाव उतना मजबूत। मैं टाइड क्लीव को जमीन पर गाड़ कर एक मेटल रैक के सहारे खड़ा हो जाता हूं, अपने हाथ को देखता हूं। बचा हुआ बैलेंस 4210, ज्यादा नहीं बचा। ध्यान से खर्च करना होगा। लीग इस बुधवार को शुरू हो रही है। जॉन जो एरिना। मैं एथलीटों वाले गलियारे से अंदर जाता हूं। नोवा का कार्ड गेट पर स्कैन होता है। जैसे ही रीडर उसे प्रोसेस करता है, टर्नस्टाइल के बगल में खड़ा कर्मचारी मुझे घूरता है। ऐश, रजिस्टर्ड काबिलियत रैंक एफ एंडोर्समेंट। जो कार्ड तुमने अभी स्कैन किया, नोवा द्वारा जारी है। कर्मचारी इंटरनल सिस्टम में कुछ टाइप करता है। स्क्रीन पर जो आता है उससे उसका चेहरा एक पल के लिए बदल जाता है। आगे बढ़ो। मैं एथलीट वेटिंग एरिया में जाता हूँ। कमरा C17। मैं अपनी पीठ पर लटके बैग से टाइड क्लीव निकालता हूँ, उसे दीवार से टिका देता हूँ। त्रिशूल का नीला काला हिस्सा रोशनी पकड़ लेता है। एक शांत चमक। मौजूदा शॉक पॉइंट्स बैलेंस 4580। पिछले 5 दिनों में सिर्फ 300 से ज्यादा बढ़े। ड्रिप इफेक्ट अभी भी बन रहा है, पर रफ्तार धीमी हो रही है। अब कुछ नया करने का समय है। उद्घाटन समारोह दोपहर 1 बजे। मैं गलियारे से बाहर निकलता हूँ। विशाल स्क्रीन पर एथलीटों की प्रोफाइल चल रही है। जब स्क्रीन पर मेरा नाम आता है तो भीड़ के शोर में एक साफ खामोशी आ जाती है। एथलीट नंबर 121, ऐश। जॉन जो फर्स्ट एकेडमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रजिस्टर्ड काबिलियत रैंक एफ, काबिलियत का नाम वाटर स्पार्क। स्टेडियम में 28,000 लोग हैं। कम से कम 25,000 लोगों ने वो एफ रैंक देख लिया। वेस्ट सेक्शन में एक गंजा आदमी जिसकी आवाज बिगुल जैसी है चिल्लाता है, रैंक एफ। स्टेज पर रैंक एफ किसकी सिफारिश से आया है? वो लाइन तो बस एक चिंगारी है। भीड़ भड़क उठी। क्या ये कोई गलती है? एफ रैंक वाला मुश्किल से पानी थूक सकता है। ये क्या करेगा? ये धांधली है, पूरी तरह धांधली। पैनल मेरी नजरों के सामने पागल हो गया है। शॉक पॉइंट्स 3, 2, 5 कुछ ही सेकंड में। 20 से ज्यादा टिक, हर व्यक्ति से छोटी मात्रा, लेकिन कुल तादाद बहुत ज्यादा है। मैं सिर झुकाए चलता हूं, एथलीटों की लाइन में लग जाता हूं। मेरा चेहरा भावहीन है, पर पैनल में नीचे बैलेंस 4580 से बढ़कर 4917 हो गया। 300 से ज्यादा पॉइंट्स। 1 मिनट की एंट्री फीस। उद्घाटन समारोह खत्म होता है, ड्रॉ शुरू होता है। विशाल स्क्रीन पर मैचअप चलने लगते हैं। ग्रुप 37। एथलीट R21, ऐश। रैंक एफ वाटर स्पार्क बनाम एथलीट बीजोरो 78, स्टोन। रैंक बी आयरन स्किन। भीड़ 2 खेमों में बंट गई। क्या यह मुफ्त की जीत नहीं है, यह रैंडम ड्रा है? रैंक एफ बनाम रैंक बी। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यह जानबूझकर नहीं है? VIP सेक्शन में एज स्क्रीन पर मैचअप को ध्यान से देख रहा है। वह अपनी तलवार की मूठ पर 2 बार थपथ पाता है। स्टोन, वह अपने अटेंडेंट से कहता है। अटेंडेंट सिर हिलाता है। अकादमी की भीड़ बहुत गर्म है, संयम का कोई नाम नहीं। जब वे हमला करते हैं तो कोई सीमा नहीं होती। मैं किस ग्रुप में हूं? 51। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी क्लाउड माउंटेन अकादमी का एक रैंक C है। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजरें स्क्रीन से हटकर एथलीट फॉर्मेशन पर ग्रे ब्लू यूनिफॉर्म वाले आंकड़े पर जाती हैं। जब स्टोन जीतेगा तो वह अगले राउंड में मेरे सामने होगा। अटेंडेंट एलिमिनेशन ब्रैकेट फैला देता है। ग्रुप 37 और 51 दूसरे दौर में टकराएंगे। एज स्वीकृति में एक धीमी आवाज निकालता है। वह यह नहीं कहता कि अगर स्टोन हार गया तो क्या होगा, क्योंकि इस एरिना में मौजूद लगभग बाकी सभी की तरह उसने उस संभावना पर विचार ही नहीं किया है। रैंक एफ बनाम रैंक बी, कोई अगर नहीं। प्रारंभिक दौर क्रम के अनुसार चल रहे हैं। मैं ग्रुप 37 में हूं। मेरे मैच से पहले 36 मैच हैं, करीब 2.5 घंटे। मैं एथलीट रेस्ट एरिया में एक कुर्सी ढूंढकर बैठ जाता हूं। टाइड क्लीव मेरे घुटनों पर टिका है।
मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूँ। भीड़ की दहाड़ एक के बाद एक लहर बनकर आती है। 2.5 घंटे बाद ग्रुप 37 एथलीट स्टेज पर आए। मैं टाइट क्लीव लिए ऊपर चलता हूँ। स्टोन दूसरी तरफ पहले से ही वार्म अप कर रहा है। दोनों हाथ और आयरन स्किन प्री एक्टिवेशन में है। उसकी त्वचा पर एक नीरस धूसर धात्विक चमक फैल रही है। आकार का अंतर देखने में भारी है। 6 फीट 4 इंच 220 पाउंड। मैं 5 फीट 9 इंच 130 पाउंड। ग्रे ब्लू स्कूल यूनिफॉर्म, एक टाइट क्लीव पकड़े हुए जो मुझसे आधा सिर छोटा है। 3 सेकंड, 3 में खत्म। भीड़ में से कोई तंज कसता है। जज मानक नियमों को दोहराते हैं। स्टोन अपनी उंगलियों के पोर चटकाता है। लोहे पर लोहे की गूंज भारी और सपाट है। बच्चे तुम ऐश हो है ना? हाँ, मैं सीधा हूं। मुझे यह पहले ही कह लेने दो। इस स्टेज पर मैं पीछे नहीं हटता, पर मैं ताकत को काबू में रखूंगा। बद से बदतर कुछ हड्डियां टूटेंगी। ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। चिंता मत करो। बड़े भाई, तुम जिन टूटी हड्डियों का जिक्र कर रहे हो वे तुम्हारी होंगी, मेरी नहीं। स्टोन का चेहरा पल भर के लिए खाली हो जाता है। फिर वो हंसता है। तुम में हिम्मत है। पहला रैंक एफ जिसने मुझसे बदतमीजी से बात की। एक काम करते हैं, अगर तुम एक घूंसा झेल सको तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मैं सिर हिलाता हूं। नोट कर लिया। मैं बहुत खाता हूं। हेड जज के पीछे हटने से पहले मैं बोल पड़ता हूं। तेज नहीं, पर माइक सिस्टम उसे साफ पकड़ लेता है। बस एक छोटी सी बात, भीड़ का शोर आधा लेवल कम हो जाता है। मेरा रजिस्टर्ड रैंक एफ है। काबिलियत वाटर स्पार्क के रूप में लिस्टेड है। वो सटीक है। लेकिन 1 महीने पहले हुई असली लड़ाई के बाद मेरी काबिलियत म्यूटेट हो गई। मिलिट्री के पास इसका रिकॉर्ड है। स्कूल की फाइल अभी अपडेट नहीं हुई है। मैं टाइट क्लीव घुमाता हूं और उसकी नोक स्टेज के फर्श में गाड़ देता हूं। मेरा वर्तमान वास्तविक रैंक सी है। काबिलियत, वाटर कंट्रोल। 1 सेकंड की खामोशी, फिर भीड़ फट पड़ती है। रैंक सी एफ से सी पर छलांग। एक ऐसा म्यूटेशन जो इतने सारे रैंक छोड़ दे। मजाक कर रहे हो? एकेडमिक दुनिया ने ऐसा केस कभी नहीं देखा। रैंक सी, वाटर कंट्रोल, यह सच है। रैंक एफ से एक बड़ा कदम। लेकिन स्टोन की रैंक भी आयरन स्किन की तुलना में एक टीयर कम होना नतीजे को नहीं बदलता। एज कुछ नहीं कहता। वो रैंक नंबर्स का विश्लेषण नहीं कर रहा। वो विश्लेषण कर रहा है कि मैं अभी यह जानकारी क्यों उजागर कर रहा हूं। अगर किसी के पास वास्तव में सिर्फ रैंक सी है और वो स्टोन के रैंक बी का सामना कर रहा है, तो सबसे सही कदम है कि कुछ न कहो और लड़ो। मैच से पहले अपने पत्ते दिखाने का कोई फायदा नहीं है, जब तक कि जो वो उजागर कर रहा है वो उसका असली हाथ नहीं, बल्कि दूसरी परत है। ग्रुप 37 शुरू होता है। स्टोन का पहला कदम स्टेज को थरथरा देता है। आयरन स्किन की ग्रे चमक में लिपटा 220 पाउंड। ट्रक के टकराने का दबाव। 12 मीटर की दूरी 0.8 सेकंड में तय। उसकी दाहिनी मुट्ठी मेरी छाती से 2 मीटर दूर ताकत भरती है। उसकी भुजाओं पर धात्विक चमक गहरे भूरे से चमकीले चांदी में बदल जाती है। 2 मीटर, 1.5 मैं अपनी दाहिनी तर्जनी उठाता हूं। हवा की नमी को एक पल में निचोड़कर कंप्रेस कर लिया जाता है। पानी की एक चाबुक अंगूठे जितनी मोटी, लगभग 13 फीट लंबी, 0.3 सेकंड में पूरी तरह बन जाती है। स्टोन की मुट्ठी मेरे चेहरे से आधे मीटर की दूरी पर है। चाबुक बाहर निकलती है। शुरू में कोई आवाज नहीं। आवाज प्रभाव के 0.1 सेकंड बाद पहुंचती है, क्योंकि चाबुक ध्वनि से तेज चलती है। संपर्क बिंदु स्टोन की छाती के बिल्कुल बीचों बीच। चौड़ा वार नहीं, एक सटीक वार। संपर्क के पल ही स्टोन का फॉरवर्ड मोमेंटम बदल जाता है। 220 पाउंड का वजन अपनी दिशा बदलता है और पीछे उड़ जाता है, उससे कहीं तेज जितनी तेजी से वो आया था। स्टेज के किनारे का बैरियर एक विशाल इलास्टिक जाल की तरह जल उठता है जो उसे पकड़ लेता है। स्टोन की पीठ बैरियर से नीचे सरकती है। घुटने स्टेज पर लगते हैं। दोनों हाथ फर्श पर टिके हैं। मुंह ऐसे खुला है जैसे पानी से बाहर निकाली गई मछली। 1 2 3 स्टोन अपने दांत भींचता है। दाहिना घुटना जमीन से उठता है। वह उठ रहा है, लेकिन उसके घुटने के पूरी तरह सीधे होने से पहले उसके चेहरे के सामने कुछ छोटा सा दिखाई देता है। पानी की एक बूंद उसके माथे के बीच से 1 इंच दूर लटकी हुई है, बिल्कुल स्थिर। स्टोन जम जाता है। वह उसे घूरता है। फिर उसे मेरी आवाज सुनाई देती है। स्टोन, उस खाने के बारे में जो तुमने वादा किया था। मुझे कोई महंगी जगह चाहिए। स्टोन एक पूरे सेकंड तक बूंद को घूरता है। फिर वह खुद को पीछे की ओर गिरने देता है। उसके सिर का पिछला हिस्सा फर्श से धीमी गूंज के साथ टकराता है। वह बेहोश नहीं है। उसने गिरना चुना। एथलीट 5 सेकंड से ज्यादा नीचे रहा। एथलीट नंबर 2 स्टोन। हेड जज झंडा उठाता है। एरिना शांत हो जाता है। 28,000 लोग, और उस पल में आप डोम की दरारों से हवा की आवाज सुन सकते हैं। स्टोन के पहले कदम से उसके पीछे उड़ने के पल तक 11.8 सेकंड। खामोशी 3 सेकंड तक बनी रहती है। फिर आवाज वापस आती है। चियरिंग नहीं, जैसे कोई रिकॉर्डिंग जिसे जबरदस्ती रोक दिया गया था और फिर से चालू कर दिया गया हो। पहले से दोगुनी तेज। उसने कहा रैंक सी, और रैंक सी ने एक रैंक बी को एक चाबुक से उड़ा दिया। वो चाबुक, वह गति गलत थी। वो पागलपन था। मेरे विजन में पैनल जंगली हो गया है। नंबर्स बाढ़ की तरह आ रहे हैं। 3 सेकंड के भीतर 4970 से बढ़कर अब शॉक पॉइंट्स का बैलेंस साधा 8 हो गया है। एक ही दांव से लगभग 30,000 पॉइंट्स अभी भी बढ़ रहे हैं।
मैं अपनी उंगलियां समेटता हूँ, झुककर टाइट क्लीव उठाता हूँ, स्टेज से नीचे उतर जाता हूँ। मैं स्टोन के पास से गुजरता हूँ। वह अभी भी फर्श पर लेटा है। स्टोन अपनी आंखें मेरी तरफ घुमाता है। तुम जल्दी नीचे आ गए, तुम खड़े हो सकते थे। स्टोन 2 सेकंड तक खामोश रहता है। जाहिर है वही आवाज, तुम्हारे पानी की बूंद मेरे चेहरे से बस 1 इंच दूर थी। मैं बेवकूफ नहीं हूं। दूसरा बार सहूं या नीचे लेटा रहूं, आसान चुनाव है। लेकिन डिनर अभी भी बाकी है। डील डील होती है, तुम्हारी पसंद। मैं टाइट क्लीव को वापस अपने कंधे पर टिकाता हूं और एथलीट एरिया की तरफ बढ़ जाता हूं। वीआईपी सेक्शन के नीचे से गुजरते हुए मैं ऊपर नहीं देखता। निशाना एज, भावनात्मक बदलाव महसूस हुआ। शॉक पॉइंट्स में 3 का इजाफा, 3 पॉइंट्स, 0 से 3 तक। एज ने अभी एक भावनात्मक प्रतिक्रिया दर्ज की है, निम्न स्तर की, सिर्फ दिलचस्पी। लेकिन शिकार ने उसे नोटिस कर लिया है। उसी रात जियांजो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर टॉप 10 ट्रेंडिंग विषयों में से 6 लीग से जुड़े हैं। उन 6 में से 3 मेरे बारे में हैं। रैंक एफ ने रैंक बी को हराया। एज असल में किस रैंक का है? सबसे ज्यादा चर्चा जियांजो वेकनर फोरम के इस पोस्ट पर है। इसे यूजर अबिस स्पेक्टेटर ने पोस्ट किया है। निष्पक्ष विश्लेषण। ऐश के पहले मुकाबले में उसकी रैंक सी वाटर कंट्रोल की असल सीमा। मुख्य तर्क। ऐश की दिखाई गई ताकत रैंक सी प्लस और रैंक बी के बीच पूरी तरह समझ में आती है। बात यह नहीं कि ऐश बहुत ताकतवर है, बल्कि स्टोन के डिफेंस में साफ कमियां थीं। अच्छे से लिखा गया विश्लेषण। मैं अपने डॉम बेड पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा हूं। कमेंट्स का रुख बदल रहा है। कमेंट्स की लहरें, फॉर्मेट और शब्दों में लगभग एक जैसे। मिनटों के भीतर बाढ़ सी आ गई। वो सिर्फ रैंक सी वाटर कंट्रोलर है। स्टोन अपना बेस्ट नहीं दे पाया। यह लाइन 70 बार आई है। एक असली रैंक ए टैलेंट के खिलाफ ये बंदा अपनी असलियत दिखा देगा। 30 बार। मत भूलिए कि वो फॉर्डर यूनिट से आया है। असली लड़ाई में वो जीत ही नहीं सकता। स्टोन ने उसे आसान मौका दिया 9 बार। बॉट फार्म। औद्योगिक स्तर पर मैं अपना फोन नीचे रखकर मुस्कुराता हूं। जियान परिवार की चाल बड़ी नहीं है, पर टाइमिंग एकदम सटीक है। पहले मुकाबले के बाद हाइप के चरम पर नेगेटिव बातों की बाढ़ ला दो। नैरेटिव को कंट्रोल करो। रैंक एफ रैंक बी को एक शॉट में हराया। 2 धमाकेदार हेडलाइंस। वापस रैंक सी पर ले आओ। एक लापरवाह रैंक बी को बमुश्किल हराया। सुरक्षित इलाका। परेशान क्यों होना? मेरे लिए लोगों की उम्मीदें कम कर दो। उम्मीदें जितनी कम होंगी, जब मैं उन्हें पार करूंगा तो असर उतना ही बड़ा होगा। और छोटे असर का मतलब है कम शॉक पॉइंट्स। कुल बैलेंस। सज हाजा टरसा चलती। एक दिन में लगभग 4 गुना। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं जियान परिवार के निवेश को बर्बाद कर दूंगा। मैं अपना फोन उठाता हूं और एक प्राइवेट अकाउंट खोलता हूं। लगभग 6 महीने पहले रजिस्टर किया था। कभी पोस्ट नहीं किया। 0 फॉलोअर्स। यूजर नेम ओल्ड गार्ड ईस्ट। मैं 3 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट करता हूं, बिना किसी तामझाम के। फ्रंट कैमरा मेरे चेहरे पर, डॉम की ट्यूबलाइट ऊपर। रोशनी कठोर और फ्लैट है। मैं लेंस से बात करता हूं। हे एवरीवन, मैं ऐश हूं। आज स्टोन के खिलाफ मेरा पहला लीग मैच था। ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि मैं सिर्फ रैंक सी हूं और स्टोन इसलिए हारा क्योंकि उसने मुझे कम आंका। यह बात सही है। मैं सिर हिलाता हूं। स्टोन ने मुझ पर सीधा हमला किया था। यह विश्लेषण गलत नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। किसी ने पूछा, अगर मेरा सामना किसी रैंक ए या ट्रिपल एस विरोधी से हुआ तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने दाहिने हाथ को देखता हूं, तर्जनी उंगली कैमरे की तरफ। मुझे नहीं पता। 1 महीने पहले मैं सिर्फ रैंक एफ वाटर स्पार्क था। अब मैं रैंक सी वाटर कंट्रोल तक विकसित हो गया हूं। यहां से ये एबिलिटी कहां जा सकती है? सच में मुझे नहीं पता। फिर मैं अपना सिर हल्का सा झुकाता हूं। बस एक छोटा सा कोण। लेकिन राउंड 2 में जिसका भी सामना मुझसे होने वाला है, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। संभल के रहना। वीडियो खत्म। मैं इसे पोस्ट करता हूं 3 घंटे बाद। 4,22,000 व्यूज। एल्गोरिदम मानवीय भावनाओं को नहीं समझते, पर वो डेटा समझते हैं। कमेंट्स फोरम से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। टॉप लाइक्ड। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब ये बंदा कहता है कि उसे नहीं पता तो मुझे वाकई लगता है कि इसे सब पता है। किसी ने अंत में वो लुक नोटिस किया। मैंने इसे 3 बार फिर से देखा है। बयां नहीं कर सकता, बस बहुत शांत है। इतनी शांति जो सामान्य नहीं है। जो बॉट्स उसे रैंक सी कह रहे हैं, प्लीज कोई नई स्क्रिप्ट ले लो। उन्होंने एक ही लाइन दर्जन बार पोस्ट की है। शर्मनाक। बॉट पोस्ट दब गए हैं। मैं अपने डॉम बेड पर लेटा छत को घूर रहा हूं। फोन साइड में फेंका हुआ। पैनल मेरी नजर के ऊपर दाईं ओर चमक रहा है। कुल बैलेंस नोन 800 थो। ये नंबर पिछले 3 घंटों में 3,400 से ज्यादा बढ़ा है। 14 लाख व्यूज। भले ही हर 10 में से सिर्फ एक दर्शक असली प्रतिक्रिया दे, तो भी ये जुड़ता जाता है। अभी भी बढ़ रहे हैं। राउंड 2 के मैच कल घोषित होंगे। 2 और जीतूं, और राउंड 3 का मतलब है एज का सामना। मैचों के बीच 3 दिन। 3 दिन मुझे क्या दिला सकते हैं? पहले टाइड क्लीव को रैंक सी प्लस से एक टीयर ऊपर ले जाना। दूसरा, मैं अपनी आंखें बंद करता हूं। अवेकनिंग कोर मेरे अंदर धीरे धीरे गूंज रहा है। अकेला एक दांव सब कुछ नहीं संभाल पाएगा। मुझे एक दूसरा कार्ड चाहिए। पैनल पर स्किल एसेंशन लिस्ट अभी भी वही है। विकल्प 4, रैथ ऑफ द सी गॉड, टाइड बीस्ट एमिंग, ट्रिपल एस प्लस सब स्किल, एसेंशन कॉस्ट
शाहजहाँ पॉइंट्स। दोर आयरन हाइड्राइनो मिलिट्री कंपाउंड में अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सेमीफाइनल के नियमों की घोषणा ड्रामेटिक अंदाज में की गई। सभी शुरुआती राउंड खत्म होने की अगली सुबह मुख्य जज खुद स्टेज पर आकर एक सीलबंद लिफाफे से पढ़ते हैं। लाल मोम की सील। एक बारीक बात मेरी नजर में आती है। वैक्स पैटर्न आसमान है, जैसे इसे खोला गया और फिर सील किया गया हो। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा समीक्षा के बाद सेमीफाइनल स्टेज में सर्वाइवल मोड का इस्तेमाल होगा। शुरुआती राउंड से आगे बढ़ने वाले 40 एथलीटों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। ग्रुप ए में द्वाई, ग्रुप बी में द्वाई निमची। हर ग्रुप को एक सिम्युलेटेड इकोसिस्टम में उतारा जाएगा। समय सीमा 2 घंटे। हर एथलीट 3 सर्वाइवल बैच के साथ शुरुआत करेगा। नॉकआउट होने या सरेंडर करने पर आपको एक बैच विजेता को देना होगा। 2 घंटे के निशान पर हर ग्रुप में टॉप 100 बैच होल्डर आगे बढ़ेंगे। नियम तो ठीक हैं, समस्या ग्रुपिंग की है। स्क्रीन पर नामों की लिस्ट चलने लगती है। ग्रुप ए के नाम एक एक करके दिखाई देते हैं। दूथी एथलीट, प्यानेस का नाता जिन परिवार से है, बायवा में हूं। एथलीट सेक्शन में कानाफूसी शुरू हो जाती है। ये ग्रुपिंग सब जिन परिवार के ही क्यों है? उस ग्रुप में 7वें नंबर वाले को देखो, क्या वो हेड जज का भतीजा नहीं है? वीआईपी सेक्शन में एज ग्रुपिंग को देख रहा है। संतुष्ट पर वो संतुष्टि बेजान है। इतनी बेजान कि एक भी शॉक पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि उसे ठीक इसी की उम्मीद थी। शॉक पॉइंट्स का कुल बैलेंस 22,150। मैंने टाइड क्लीव की नोक पर नजर डाली, फिर मैं मुस्कुराया, बस इसलिए क्योंकि ये वाकई मजेदार था। 31 लोग एक के पीछे, और उन्हें लगा कि ये भी काफी नहीं है। गीन परिवार को लगा कि ये बुरा दिख रहा है, सो उन्होंने रैंक बी के लड़ाकों को खुद ही मैदान में उतार दिया। सिम्युलेटेड युद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार 10 फीट चौड़ा एक धातु का गलियारा है। ये आगे जाकर 32 अलग अलग ट्रांसफर टनल में बंट जाता है। माना तो जाता है कि ये रैंडम है, पर मैंने देखा कि मेरी टनल की इनर एनर्जी गाइड रेल्स को मैन्युअली रिकैलिब्रेट किया गया है। इसका मतलब है कि मेरा ड्रॉप पॉइंट रैंडम नहीं है। कमेटी पहले ही मेरा लैंडिंग पॉइंट चुन चुकी है, कहीं बीच में, जहां घेरना आसान हो। मैं टनल में कदम रखता हूं। ट्रांसफर सक्रिय। रोशनी बदलती है। मैं एक जंगल की साफ जगह में खड़ा हूं। करीब 100 फीट चौड़ा इलाका, प्रोजेक्ट किए गए ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ, ठीक बीच में, जैसा सोचा था। ग्रुप ए सर्वाइवल मोड काउंटडाउन 3, 2, 1 शुरू। मैं हर उस चीज के उलट करता हूं जो कोई सामान्य रणनीति सुझाएगी। मैं टाइड क्लीव को साफ जगह के बीचों बीच जमीन में गाड़ देता हूं। फिर मैं अपनी स्कूल जैकेट उतारता हूं। पैंट की जेब में हाथ डालकर एक सीलबंद बैग निकालता हूं। अंदर मैरिनेटेड जर्की के 3 टुकड़े हैं। मैं हर टुकड़े को फॉयल में लपेटता हूं और सूखी टहनियां जमा करने लगता हूं। आग जलाने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल करता हूं। खास तौर पर मैं हवा में मौजूद पानी के अणुओं को तेजी से टकराने पर मजबूर करता हूं। घर्षण से पैदा हुई गर्मी को एक बिंदु पर केंद्रित करता हूं। 30 सेकंड बाद उस साफ जगह से घने धुएं की एक लकीर उठती है। 2 लाख वर्ग फीट के सिम्युलेटेड मैदान के ऊपर आसमान में ग्रे सफेद धुएं का एक सीधा खंबा खड़ा हो जाता है। मैप के हर कोने से दिखाई देने वाला। भीड़ तुरंत प्रतिक्रिया देती है। शोर की लहर दौड़ गई। वो क्या कर रहा है? आग जला रहा है। वो आग जला रहा है। मैच बस अभी शुरू हुआ है। 31 लोग उसे लेने आ रहे हैं और वो बीच मैदान में मीट भून रहा है। होलोग्राफिक स्क्रीन क्लोज अप पर जाती है। वहां मैं आग के पास दुबका बैठा हूं, पूरे ध्यान के साथ फॉयल में लिपटी जर्की को आग पर टिकाए हुए। चेहरे पर आग की रोशनी। मीट भून रहा है। कमेंट्री डेस्क पर धमाका हुआ। दोस्तों, क्या मैं ये सही देख रहा हूं? एथलीट फैओ वेसेश। सर्वाइवल मोड के पहले ही मिनट में उसने मैदान के बीच में आग जलाना चुना है। साथी, मुझे ये समझाओ, क्या ये कोई एडवांस रणनीति है जिससे मैं वाकिफ नहीं? मैं नहीं समझा सकता। इस धंधे में 2 साल हो गए। पहली बार किसी को लीग सर्वाइवल मैच के दौरान खाना बनाते देखा है। मेरी नजरों के सामने पैनल कूदने लगा। नंबर तेजी से टिक कर रहे हैं, पर देखने का वक्त नहीं है। मैं सुन रहा हूं। जंगल के 4 दिशाओं से आवाजें आ रही हैं। करीब आ रहे हैं। सबसे नजदीकी ग्रुप करीब 400 फीट दूर। 3 लोग दक्षिण पश्चिम। 5 लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, पहला खून बहाने को बेताब। उत्तर 7 लोग सबसे संभल कर चलने वाले, शायद मुख्य स्ट्राइक टीम। और अन्य दिशाओं से आते बिखरे हुए कदम। 26 लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं फॉयल चेक करता हूं। जर्की अभी तैयार नहीं है। मैं सिर उठाता हूं और साफ जगह के इर्द गिर्द पेड़ों की ओर बोलता हूं। ठीक है, दुबकना बंद करो। जंगल में कदम रुक गए। आते वक्त देख लेना आसपास कोई सूखी लकड़ी हो। यहां नमी कम है। आग संघर्ष कर रही है। 3 सेकंड की खामोशी। फिर दक्षिण पश्चिम के पेड़ों के पीछे से एक चिड़ी हुई आवाज आई। ये क्या हो रहा है? उस दिशा से 5 लोग निकल कर आए। उनकी अगुवाई कर रहा था एक रैंक डी फायर टाइप अवेकनर। दोनों हाथों में लपटें पहले ही लिपटी हुई थीं। ऐश, ये नाटक बंद कर। उसकी आवाज आग से भी ज्यादा गर्म थी। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता क्योंकि उसे खुशबू आ जाती है। हवा मेरी तरफ से बह रही है। सोया सॉस, काली मिर्च, हल्की सी लहसुन की महक। फायर टाइप की लपटें आधा फीट सिमट गईं। मैं जानबूझकर कर रहा था। मैं ध्यान बंटा हुआ है। मैं आग के पास दुबक जाता हूं। एक डंडी से जर्की का तैयार टुकड़ा बाहर निकालता हूं। फूंक मारता हूं। एक निवाला लेता हूं। 2 बार चबाता हूं। बुरा नहीं है, थोड़ा नमक ज्यादा है।
मैं बाकी 2 पैकेट आग से हटा लेता हूँ। एक बार के लिए वो पांचों आपस में देखते हैं। ये हमें खाने के लिए बुला रहा है। झांसे में मत आओ, ये दिमाग का खेल है। पर महक तो वाकई अच्छी है। वीआईपी बॉक्स में एज का वाइन ग्लास नहीं हिलता। पहली बार वो स्क्रीन पर आग के पास बैठे जर्की चबाते उस फिगर को घूरता है। उसका सहायक चुपके से झुकता है। क्या हमें उन्हें अभी हमला करने को कहें? एज जवाब नहीं देता। वो खुद से एक सवाल पूछ रहा है, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? 30 से ज्यादा लोगों से घिरने वाला व्यक्ति अपनी जगह जाहिर करे और दुश्मनों को बुला ले। इस बर्ताव के केवल 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो बेवकूफ है या इतना आश्वस्त कि सबको एक साथ देख ले। एज का दाहिना हाथ एक सेकंड के लिए म्यान पर टिका रहता है। या फिर वो चाहता है कि सब एक जगह आ जाएं ताकि उसे सिर्फ एक बार लड़ना पड़े। पहली लहर तब टकराई जब मैं जर्की का तीसरा निवाला निगल रहा था। दक्षिण पश्चिम वाले 5 लोग सबसे पहले बढ़े। 30 मीटर दूर से कटोरे के आकार का गोला सीधे आया। उसी वक्त पूर्वोत्तर वाले 3 लोग पहुंच गए। घुटने के बराबर ऊंचे धरती के कांटे जमीन से निकले और बीच की तरफ धकेले। उत्तर वाले ग्रुप की बेलें ऊपर से नीचे गिरी। फायरबॉल, बेलें, कांटे, 2 धातु के ब्लेड, 5 तरह के हमले। मैं तेजी से खड़ा हुआ पर मैं हिला नहीं। मैंने अधखाती जर्की दांतों में दबाई, दोनों हाथों से जैकेट जमीन से उठाई, बाकी 2 फॉयल पैक उसमें लपेटे और पूरी चीज 5 मीटर दूर एक पुराने ठूंठ के पीछे फेंक दी। फिर मैं पूरी तरह आजाद हो गया। फायरबॉल आ गई। 2 मीटर से भी कम दूरी पर मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया, एक उंगली नहीं, पूरी हथेली। इस बार वाटर विप नहीं, साफ जगह के 30 मीटर ऊपर हर पानी का अणु 9.2 सेकंड में सक्रिय हो गया। कागज की शीट से भी पतली एक पारदर्शी परत में फैल गया। फायरबॉल पानी की झिल्ली से टकराई। कोई धमाका नहीं। झिल्ली छूते ही भाप बन गई और फैलाव के बल ने फायरबॉल का रास्ता मोड़ दिया। उसने मेरे बाएं कंधे को छुआ और मेरे पीछे एक ठूंठ से टकरा गई। धरती के कांटे मेरे पैरों तक पहुंच गए। मैं बाईं ओर बढ़ा, पहली कतार को पार किया, अपने शरीर को 30 सेंटीमीटर नीचे झुकाया। कांटों की दूसरी कतार ऊपर से निकल गई। दायां पैर आधा कदम पीछे खींचा। तीसरी कतार मेरे पैरों की उंगलियों के 2 सेंटीमीटर आगे जमीन फाड़कर निकली। वो सटीकता देखने से नहीं आई थी, वो मेरे तलवों से आई थी। वाटर टाइप एबिलिटी का एक ऐसा इस्तेमाल है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। ये जमीन के नीचे हिलती हर चीज का रियल टाइम हीट मैप बना लेता है। हर कदम कांटों के बीच सुरक्षित जगह पर पड़ता है। पौधे की बेलें ऊपर से गिरी। टाइड क्लीव ने चाप में वार किया। कांटे बेल को काटते नहीं, वो उसे फंसा लेते हैं। विकास की दिशा के लंबवत 1 मीटर बाहर, टॉर्क लगाते हुए जैसे तौलिया निचोड़ रहे हों। फाइबर स्ट्रक्चर ढह गया। बेल साफ टूट गई। पहली फायरबॉल गिरने से बेल टूटने तक कुल 4 सेकंड लगे। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। 2 मीटर से कम जमीन कवर की। जर्की अभी भी मेरे मुंह में है। अखाड़ा शांत हो गया। कमेंटेटर की आवाज वापस आई, पर बहुत धीमी। उसने एक बार भी पलटवार नहीं किया। 3 बिल्कुल अलग हमले, 3 अलग तरीकों से, और सब 4 सेकंड में। ये रैंक सी की रिएक्शन स्पीड तो नहीं है। पैनल मेरी नजरों में भर गया। शॉक पॉइंट्स में 45, 22 और 61 का इजाफा। बड़ी संख्याएं आ रही हैं, पर मैं देख नहीं सकता। दूसरी लहर आ गई है। उत्तर दिशा से 7 लोगों का समूह टूट पड़ा। 2 मेटल टाइप फाइटर्स ढाल बनकर सबसे आगे हैं। बीच में 3 रेंज अटैकर्स हैं, पीछे 2 सपोर्ट टाइप के फाइटर्स। उसी वक्त बाकी 16 लोग हर दिशा से हमला कर रहे हैं। 28 लोग चारों तरफ से घेरा बना रहे हैं। 28 हमले एक साथ। आग के गोले, हवा के ब्लेड, मिट्टी के कांटे, धातु के ब्लेड, बेलें, बर्फ के टुकड़े, कम से कम 7 तरह की काबिलियतें, हर कोण से पूरी ताकत के साथ वार। इतने हमले की होलोग्राम सिस्टम कुछ देर के लिए क्रैश हो गया। कमेंटेटर की आवाज कांप उठी। 28 हमले एक साथ। ऐश पूरी तरह घिर चुका है। उसका अगला शब्द गले में फंस गया, क्योंकि मैं वहां हूं ही नहीं। 28 हमले खाली मैदान के बीचों बीच हुए। एनर्जी डैम्पिंग एलॉय का फर्श फट गया। 20 फीट के दायरे में धुआं और मलबा भर गया। अंदर कोई नहीं है, सिर्फ जली हुई नीले स्लेटी रंग की स्कूल जैकेट, जिसे मैंने उनके गोली चलाने से एक सेकंड पहले झाड़ी के पीछे फेंका था। दिखावा। भीड़ में से कोई चिल्लाया, कोई करा उठा। किसी की आवाजें आपस में टकरा रही हैं। पैनल ऐसी रफ्तार से घूम रहा है जो मैंने कभी नहीं देखी। शॉक पॉइंट्स 88, 77, 156 बढ़े। देखने का वक्त नहीं है। मेरी आवाज ऊपर से गूंजी। 25 फीट ऊपर मैं एक टूटे हुए बीम पर खड़ा हूं। सिमुलेटेड फील्ड के गुंबद का ढांचा। टाइट क्लीव कंधे पर टिका है। मैं नीचे गड्ढे में खड़े 28 लोगों को देख रहा हूं। आग की रोशनी नीचे से ऊपर आ रही है और मेरे चेहरे पर पड़ रही है। मैं बोला, उसी लहजे में जैसे कोई ग्रुप प्रोजेक्ट का रिव्यू कर रहा हो। तुम लोगों का तालमेल खराब है। 28 लोग एक जगह निशाना लगा रहे थे और 12 शॉट चूक गए। सबसे दूर वाला 30 फीट दूर जाकर गिरा। मैं फायर टाइप फाइटर की ओर देखता हूं। 100 फीट दूर के फिक्स्ड टारगेट पर अभ्यास करो। तुम्हारा फैलाव 6 फीट से ज्यादा है। तुम तो बेसिक इवेंट भी पास नहीं कर पाओगे। भीड़ ने एक ऐसी आवाज निकाली जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। हंसी नहीं, चीख भी नहीं। यह वो शोर है जो तब निकलता है जब कोई जबरदस्ती आपको कोई परफॉर्मेंस आर्ट देखने पर मजबूर करे। बेतुकेपन और एड्रेनालिन का मिला जुला एक कच्चा भारी दहाड़ जैसा शोर।
सट्टा लगाने वाली ऑड्स 30 सेकंड पहले ही ढह चुकी थीं। बुकमेकर का सिस्टम एरर दे रहा था। वीआईपी बॉक्स में एज का वाइन ग्लास होंठों पर जम गया था। वाइन हिल भी नहीं रही थी। उसका अटेंडेंट पहली बार बिना संकेत के बोल पड़ा, क्या हमें शांत रहना चाहिए? एज स्क्रीन पर बीम पर खड़े उस लड़के को घूर रहा है। एज में भावनात्मक बदलाव दर्ज हुआ। जांच और सतर्कता का स्तर मध्यम उच्च, 3 से बढ़कर 18। चींटी ने बाघ का ध्यान खींच लिया है। मेरी नजरें नीचे के 28 लोगों पर घूमी, फिर पीछे की कतार में खड़े एक शख्स पर टिक गईं। हाथ जेब में, एक बार भी नहीं हिला। एक सी रैंक फाइटर। वह व्यक्ति वापस देख रहा है, शांत। 25 फीट की ऊंचाई से हम करीब 1 सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। मैं अपना हथियार कंधे से नीचे उतारता हूं, नोक नीचे करके बीम की धातु में गाड़ देता हूं। सर्वाइवल मैच का पहला राउंड खत्म हुआ। 28 शॉट, एक भी हिट नहीं। मैंने अपना जर्की खत्म भी नहीं किया। मैच को 4 मिनट हो चुके हैं। 2 पैकेट बचे हैं, फिर ब्रॉडकास्ट कट गया। हेड जज नहीं, एक इमरजेंसी चैनल। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज जो जानबूझकर धीमी रखी गई थी। उसमें वो अधिकार था जिसे चुनौती देने का ख्याल भी ना आए। वो पूछता नहीं, आदेश देता है। यह आवाज गुंबद के नीचे हर स्पीकर से पूरे एरिना में गूंज उठी। ग्रुप ए सर्वाइवल मोड, तत्काल प्रभाव से निलंबित। एथलीट 121 ऐश, कंट्रोल रूम में तुरंत रिपोर्ट करो। मैं अपने हाथों से धूल झाड़ता हूं, टाइड क्लीव वापस कंधे पर रख लेता हूं। वीआईपी सेक्शन के पास से गुजरते हुए पहली बार मैंने ऊपर देखा, सीधे एज की आंखों में बाज जैसी तेज। शायद उस दौरान उसका वाइन ग्लास उसकी मुट्ठी में पिचक गया। उंगलियों के बीच से गहरा लाल तरल टपक रहा है। सिर्फ गुस्सा या डर नहीं, उससे कहीं ज्यादा। एक शिकारी की वो बेचैनी जिसका इलाका किसी ऐसी चीज ने हथिया लिया हो जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सिर्फ 2 लोगों को सुनाई दे इतनी आवाज में। लगता है तुम्हारी तलवार को कोई मौका नहीं मिलेगा। शब्द सीधे निशाने पर लगे और पैनल पर एक नया अलर्ट पॉप हुआ। एज में भावनात्मक बदलाव दर्ज, जान लेने की नियत चरम पर। शॉक पॉइंट्स 500 बढ़े। मैंने उसे देखना बंद किया, कंट्रोल रूम की तरफ मुड़ गया। एक ट्रिपल एस टैलेंट की मारने की नियत, यह वहां मौजूद बाकी सभी फाइटर्स से कहीं ज्यादा कीमती है। मैं कंट्रोल रूम का भारी दरवाजा धकेलता हूं। मुझे जनरल स्टोन की उम्मीद थी, शायद कोई और बड़ा अफसर, पर कमरे में सिर्फ एक शख्स है। फटी पुरानी वर्दी में एक बूढ़ा आदमी कपड़े से स्क्रीन साफ कर रहा है। वह मुड़ता है, चेहरा बिल्कुल साधारण, लेकिन वो आंखें, जैसे उनके अंदर कुछ प्राचीन समा गया हो, जैसे समुद्र का पानी जो 10,000 साल से शांत पड़ा हो। बच्चे, वो सिक्का जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दिया था, क्या मैं उसे देख सकता हूं? मेरे कदम रुक गए। पहली बार। दिल की धड़कन अभी भी 62 पर स्थिर है, पर मेरे भीतर की ऊर्जा अपने आप हिलने लगी है। कुछ ऐसा जो मैंने ब्लड रेज ऐप के सामने भी महसूस नहीं किया। मैं बूढ़े की नजरें मिलाए रखता हूं। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर मैं जेब में हाथ डालकर वो जंग लगा सिक्का निकालता हूं, उंगलियों पर नचाता हूं। जंग के नीचे वो नीली रोशनी जिसकी कोई सांसारिक उत्पत्ति नहीं है, पहली बार अपने आप चमक उठी, साफ और इरादे के साथ, बूढ़े की नजरों के सामने। और उसे देखकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा देता है, जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह मेरे पीछे देखता है, मेरे पीछे के बंद दरवाजे की ओर, जैसे वो उसके पार पूरी दुनिया देख सकता हो। इसे देखने के बाद शायद हम आखिरकार बात कर सकें कि मिथक से ऊपर क्या है।